अध्यक्ष का भाषण। इस अधिवेशन में दिनांक 8 अगस्त 1930 के दिन अध्यक्ष पद से डॉक्टर अंबेडकर ने जो भाषण दिया था वह काफी महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, सज्जनों, आज की सभा का अध्यक्ष पद स्वीकारने का आमंत्रण आपने मुझे दिया है, इस बात की मुझे खुशी है। आपने यह सम्मान मुझे देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझ पर जो भरोसा किया है उसकी अहमियत मैं जानता हूँ। हालांकि इस भरोसे के साथ आपने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है वह बेहद कठिन है और नितांत असामान्य स्वरूप की है। उसे मैंने यदि टालने की कोशिश की होती तो ज्यादा समझदारी होती, ऐसा मुझे अब लग रहा है। इसके बावजूद इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए अगर मैंने हामी भरी तो केवल इसलिए कि फिलहाल जो आपात समय चल रहा है उसमें अपने समाज के भाई बहनों के हित के लिए हर किसी को अपनी शक्ति के अनुसार अपनी सेवा उपलब्ध करा देनी चाहिए, ऐसा मुझे पक्की तरह लगता है। हालांकि इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आप लोगों से प्राप्त सहयोग और मदद में किसी तरह की कमी नहीं आएगी और यहाँ इकट्ठा हुए अपने समाज के नेता अपने समृद्ध अनुभव का और विचारशील निर्णय का लाभ मुझे देंगे, इसका मुझे एहसास और विश्वास है और इसीलिए मैंने यह जिम्मेदारी स्वीकारी है। अब भारत के स्वराज का मसला। 1. क्या भारत के लोगों का स्वशासित एकजुट समाज बन सकता है? भारत के क्षितिज पर आज यह गंभीर समस्या का सवाल बेहद विशाल आकार धारण कर झूले सा झूल रहा है। इस प्रश्न के समाधान के बारे में दलित समाज की क्या राय है, यह जानने के लिए ही हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस सवाल ने भारतीय लोगों के बीच ही नहीं वरन पूरे अंग्रेज राज में और पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। इस सवाल के निपटारे के लिए हमारे जवाब पर ही बड़े पैमाने पर इस देश का भविष्य निर्भर करता है। भारतीय जनता के स्वयंशासित एक संघ समाज के निर्माण का हार्दिक समर्थन कर हम इसे गति प्रदान कर सकते हैं या इसमें बाधा डाल विरोध कर उसकी राह में रोड़े भी अटका सकते हैं। कुल मिलाकर वह हमारी ही राय पर आधारित है। इसीलिए मुझे लगता है कि यह निर्णायक मसला आप ढिलाई से सुलझा नहीं सकते। उसके सभी पहलुओं के बारे में ठीक तरह से सोच समझकर ही बाद में उचित निर्णय लिया जाना चाहिए। इस बात का डर अपने मन में बिल्कुल न रखें कि मेरा रुझान मत अगर अन्यों से अलग होगा तो क्या होगा। आप बस इस बात का ख्याल रखें कि अपना निर्णय आप स्वतंत्र सोच के साथ पूरी श्रद्धापूर्वक विवेक से सम्यक दृष्टि से ले रहे हैं। 2. इस सवाल के दो पहलू हैं, इसका आप लोगों को एहसास तो है ही। बताया जाता है कि भारत की जनता विभिन्न मानववंश से बनी हुई है। वे कहते हैं, यहाँ के लोग परस्पर विरोधी रूढ़ियों एवं परंपराओं वाले, रीति रिवाजों वाले तथा विभिन्न सिद्धांतों वाले विभिन्न धर्मों का पालन उपासना करते हैं। वे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और परस्पर विरोधी सामाजिक रूढ़ियों के कारण तथा विभिन्न हित संबंधों के कारण यहाँ की जनता में मनमुटाव और आपसी विद्वेष है। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि इस तरह का भिन्न वंश वाले लोगों का समूह स्वयंशासित समाज के रूप में सफलता कैसे पाएगा। असल में यह एक कठोर वास्तविकता है और इस बात को कोई भी सयाना व्यक्ति नजरअंदाज नहीं कर सकता कि स्वराज पर इस बात का क्या असर होगा। हालांकि इन कटु सत्यों को मान लेने के बाद भी उनसे क्या निष्कर्ष निकलते हैं। सज्जनों, इस मामले में आप अपनी राय व्यक्त करें, इससे पहले ऐसे ही कुछ और कटु सत्यों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। लेटिविया, रोमानिया, लिथुआनिया, युगोस्लाविया, एस्टोनिया और चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों में क्या स्थितियां हैं, इस पर भी सोचिए। ये सारे नए राज्य हैं, स्वयंशासन सिद्धांत की स्थापना के लिए सौगंध खाकर लड़े गए 1914 के महायुद्ध के बाद अस्तित्व में आए हैं। इन नए अस्तित्व में आए राष्ट्र स्वयंशासित, सार्वभौम, आजाद तथा अंतर्गत और बाह्य निर्णयों के बारे में सर्वश्रेष्ठ अधिकारी राष्ट्र हैं। इन राष्ट्रों की अंदरूनी सामाजिक स्थितियां कैसी हैं? सुनकर आपको शायद अचरज होगा कि भारत से अधिक नहीं सही वरन वहां की स्थितियां भारत की स्थितियों की ही तरह बदतर हैं। लेटिविया में लेट, रशियन, ज्यू, जर्मन और अन्य लोग भी हैं। लिथुआनिया में लिथुनियन, ज्यू, पोल और रशियन तथा अन्य लोग भी बसे हुए हैं। युगोस्लाविया में सर्ब, क्रोट, स्लावहन, रूमानियन, हंगेरियन, अल्बेनियन, जर्मन और स्लाव लोग भी रहते हैं। एस्टोनिया में एस्टोनियन, रशियन, जर्मन और अन्य छोटे छोटे गुटों के लोग हैं। चेकोस्लोवाकिया में जैक, जर्मन, मैगर, रुथिनियन और अन्य लोग हैं। हंगरी में मैगियर, जर्मन और स्लोवाक लोग हैं। वंश और भाषा की दृष्टि से अलग अलग होने के बावजूद इन लोगों ने अपने राष्ट्र को शक्तिशाली राष्ट्र बनाए हैं। एक राष्ट्र के निर्माण के लिए इन विभिन्न वंशों के लोगों को जोड़ने के लिए इनके पास धार्मिक एकता का सहारा भी नहीं है। इनमें 4 या 5 तरह के कैथोलिक पंथीय लोग आप पाएंगे। वहाँ रोमन कैथोलिक, ग्रीक कैथोलिक, चेकोस्लोवाक कैथोलिक पंथों के लोग हैं।
उनके साथ ही साथ वहाँ एवंजेलिन, ज्यू, प्रोटेस्टेंट और अन्य छोटे छोटे पंथों के कई लोग रहते हैं। इस बारे में गंभीरता से सोचिए। इन देशों में दिखाई देने वाली मानवीय दुनिया क्या भारत की मानवीय दुनिया में अधिक भिन्नवंशीय लोग और क्या अधिक भिन्नता की भीड़ है? यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि नहीं है। भारत के बारे में आपका निर्णय यदि ईमानदार और स्वतंत्र हो, ऐसी आपकी इच्छा, तो आपको इस यथार्थ पर ध्यान देना ही होगा। सज्जनों, इस तुलना के परिणामस्वरूप एक सवाल उभरता है कि अगर लाटविया, लिथुआनिया, युगोस्लाविया, एस्टोनिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया इन देशों में लोग भिन्न वंश, भाषा, धर्म और संस्कृति के होने के बावजूद वे एकजुट और स्वयंशासित राष्ट्र बनकर उभर सकते हैं, निर्वाह कर सकते हैं, तो भारत इस प्रकार निर्वाह क्यों नहीं कर सकता? इसका क्या कोई जवाब है? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। अपने मित्रों में से यदि किसी के पास इसका सटीक जवाब हो तो मैं उसे सुनने के लिए बड़ा उत्सुक हूं। सूत्र 3। स्वराज की सुविधा प्राप्त होने से पहले ही किसी राज्य के सभी परस्पर विरोधी घटक नष्ट होकर वह राज्य एक पूरी तरह एक संघ हो जाए, इस तरह के दुराग्रह पर कायम रहना मेरी राय में वास्तविक स्थिति को उल्टे क्रम में देखना है। यह एक तरह से स्वयं शासन में एक राष्ट्रीयत्व की भावना निर्माण करने की जो शक्ति है उसे पूरी तरह नजरअंदाज करना ही है। एक भाषा, एक धर्म और एक संस्कृति के में बंधे राष्ट्र इस दुनिया में बहुत कम हैं। लेकिन भिन्न धर्म, भाषा और संस्कृति से भिन्न होने वाले जनसमूह राजनीतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक समानता के कारण एक होकर परिणामस्वरूप एक राष्ट्रीय जनता होने के कई उदाहरण मिलते हैं। ऐसे राष्ट्रों को अगर एक राष्ट्रीयत्व की कसौटी पर कसा जाता तो उन्हें कभी स्वयं शासन का ही मौका नहीं मिलता। इस बारे में जो भी कुछ बताया गया और जो कुछ किया गया उसे अगर ग्रहित मान ले तब भी कई राष्ट्रों को संगठित होने के लिए स्वयं शासन ही कारण बना है, इस बात को भूल नहीं सकते। और वे राष्ट्र स्वयं शासन के अभाव में पहले ही की तरह विभिन्न लोगों के समूहों के रूप में क्या नहीं रहे होते। जर्मन साम्राज्य द्वारा स्वयं शासन का नियम स्वीकार करना ही क्या जर्मनी के एक राष्ट्र होने का कारण नहीं बना? बवरियन, प्रशियन, सैक्सन और अन्य अनेक विभिन्न जनसमूह एक राष्ट्र में अंतर्भूत होकर एक शासन के तहत नहीं आते तो क्या वे उसी स्थिति में नहीं होते जिस स्थिति में 1870 से पहले थे? विभिन्न वंशों के जनसमूहों को एक राष्ट्र में अंतर्भूत करने के लिए एक शासन कई बार एक उत्तम उपाय साबित हो सकता है। भारत के उदाहरण से भी क्या यही साबित नहीं होता? आज भारत में जो थोड़ी सी एकता की, एक राष्ट्र की भावना दिखाई देती है वह अंग्रेजों के राज में एक सामान्य शासन के कारण ही उपजा है। क्या यह एक सामान्य बात नहीं है? ऐतिहासिक अथवा तार्किक नजरिए से भी देखें तो मुझे लगता है कि भारत की जनता की विभिन्नता भारत के स्वयं शासन के मार्ग में रोड़ा नहीं बन सकती। और अगर आपका उद्देश्य है कि भारत एक राष्ट्र बने तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वराज ही सबसे महत्वपूर्ण साधन बनेगा। इस समस्या की शर्तें। 4. भारत में जो जनसमूह विद्यमान हैं, उनके इस भिन्नता का क्या कुछ भी असर नहीं होने वाला है? स्वराज के संविधान का निर्माण करते हुए क्या हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहिए? आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे, इस बारे में मुझे बिल्कुल शक नहीं है। लेकिन बिना नानुकुर किए मैं इसका जवाब देता हूं कि उस पर सोचना ही होगा। इस जनसमूह की भिन्नता की स्थिति की ओर ध्यान दिए बगैर उसकी ओर अनदेखी कर, शर्तों को ठुकरा कर और मर्यादा को त्याग कर भारत की स्वतंत्रता की दंभी कोशिशें करते रहने की कांग्रेस वालों की हठेली मानसिकता है। सज्जनों, यदि संविधान तैयार करने का सोचा तो इन हालातों में शासन की शक्ति किसके हाथ जा सकती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि सत्ता की बागडोर अल्पसंख्यकों के हाथों में दी जाए या निम्न वर्णों के हाथों में दी जाए? मुझे तो अगर किसी बात का यकीन है तो सिर्फ इस बात का कि भारतीय समाज की वास्तविक स्थिति पर ध्यान न दिया जाए तो भारत के भावी स्वराज के शासन की बागडोर उच्च शिक्षा प्राप्त, प्रतिष्ठित, अमीर और महत्वाकांक्षी लोगों के ही हाथ में चली जाएगी। यानी कि संपत्ति, शिक्षा और सामाजिक दर्जा जिन्हें प्राप्त हैं उन सामंतों के हाथों में ये सारे सूत्र चले जाएंगे। जीवन के अन्य क्षेत्रों की ही तरह राजनीति में भी शक्तिशाली लोगों को ही विजय प्राप्त होती रहती है। शिक्षा और संपत्ति की शक्ति सामंतों के इस वर्ग की सहायक बनेंगी, लेकिन अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए दुर्बल समाज घटकों को सामंतों के गुट को सहायक होने वाली इन शक्तियों के खिलाफ लड़ना ही काफी नहीं होगा। ऊपरी तौर पर अत्यंत सूक्ष्म दिखाई देने वाली लेकिन काफी प्रभावकारी एक और शक्ति भी है जो उनके सामाजिक दर्जे में शामिल है। सामाजिक रचना के तय सांचे में योग्यता या गुणवत्ता का कोई स्थान नहीं। भारत में केवल जाति को महत्व है। जाति संबंधी भावनाएं पुरजोर हैं, जो अपने से अलग जाति के लोगों से भिड़ने के लिए उकसाती रहती हैं।
ज्यादातर जातियों के मन में यह भावना कार्यरत होती है, इसलिए अल्पसंख्यक जातियों के लिए वे भयंकर रोड़े पैदा करेंगे और राज्य शासन के दरवाजे उनके लिए शायद हमेशा के लिए बंद कर देंगे। ऐसी सामाजिक स्थितियों की कार्यवाही का भयंकर असर जाहिर है कि दलित वर्ग पर होगा। आपको इस बात का एहसास तो होगा ही कि हिंदू धर्म के अनुसार भारत में जातियों की रचना बढ़ते क्रम में आदर की तथा उतरते क्रम में तिरस्कारपूर्ण है। दर्जे के इस जन्मजात ठप्पे के परिणामस्वरूप निम्न जाति के लोगों के मन में उच्च जाति के उम्मीदवार को ही उचित समझने, उसे ही पसंद करने की भावना जागृत होती है। इस मानसिक स्थिति का दलित वर्ग की शासन सत्ता के लिए किए जाने वाले संवैधानिक प्रयास पर बुरा असर पड़ेगा। अस्पृश्य उम्मीदवार के लिए एक भी वोट दिए बगैर स्पृश्य लोग अस्पृश्यों के कई वोट पा सकते हैं, और इसका असर ये होगा कि अस्पृश्य केवल चुनाव ही नहीं हारेंगे, वरन अनजाने ही अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए सहायक बनेंगे। सामाजिक स्थितियों की तरफ ध्यान न देने के कारण अमीर, उच्च शिक्षित और उच्च वर्ण के लोगों का शासन सत्ता में सामंतवाद स्थापित हो रहा हो तो अपने ध्येय के साथ मिलते जुलते सभी उपायों से उस पर पाबंदी लगाना अपना कर्तव्य है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि केवल अपने मालिक के बदल जाने पर हमें बिल्कुल संतोष नहीं कर लेना चाहिए। किसी भी देश का दूसरे देश पर साम्राज्य होना ठीक नहीं। कांग्रेस वालों की यह राय मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे भी उन्हें साफ तौर पर यह बताने की आज़ादी है कि उनका कथ्य यही पूरा नहीं होता, बल्कि यह भी सच है कि किसी भी वर्ग का दूसरे वर्ग पर आधिपत्य ठीक नहीं। यूरोपीय नौकरशाही, लालफीताशाही और स्वदेशी सामंतवाद यह शब्द संपत्ति, शिक्षा और सामाजिक दर्जे के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इन दोनों में से कौन जनता का अच्छा ख्याल रख सकता है? स्वदेशी सामंतों का कहना है कि जनता की हालत, उसकी आदतें, उनके सोचने और जीवन जीने के तरीके, जरूरतें और शिकायतें और सुलह करने के उनके तरीकों के बारे में ज्ञान उन्हें ब्रिटिश नौकरशाहों से अधिक है। हो भी सकता है, लेकिन स्वदेशी सामंतों के मन में अन्य वर्गों के बारे में पक्षपात की भावना है, साफ तौर पर दिखाई देने वाला वंशाभिमान है, अपने जातिबंधुओं के प्रति पक्षपात करने की मानसिकता है। साथ ही आम जनता के भविष्य के बारे में तय करने वाली शासन की सत्ता उनके हाथ में नहीं सौंपी जानी चाहिए। यह जो गंभीर आरोप उन पर लगाया जाता है, उससे वे सही सलामत बेगुनाह छूट सकते हैं, बरी नहीं हो सकते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। असल में कोई इससे भी आगे जाकर कह सकता है कि उनके और आम जनता के बीच जो गहरी खाई है उसके कारण उन्हें आम जनता की जरूरतें, आशा आकांक्षाओं का ज्ञान होना संभव ही नहीं है। यही नहीं, यह वर्ग आम जनता की आशा आकांक्षाओं का दुश्मन है। मैं इतना जोर देकर कह रहा हूं, इसकी वजह यही है कि इस स्वदेशी सामंती वर्ग के हाथ में शासन की सत्ता सौंपी नहीं जा सकती। हजारों सालों से चली आ रही और आज भी जो लागू है उस जनतंत्र संबंधी आम जनता की धारणाओं से स्वराज की यह कोरी कल्पना कहीं मेल नहीं खाती है। हर व्यक्ति का मूल्य मानना यही आधुनिक जनतांत्रिक राज्य का मूलभूत तत्व है, और हर व्यक्ति को केवल एक बार यह जीवन जीने का मौका मिलता है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने गुणों का विकास करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन यह कहा नहीं जा सकता कि भारत के सामंतों को इनमें से कोई सिद्धांत मान्य हो। वे यही मानते हैं कि यह जीवन कई जीवनों की श्रृंखलाओं का एक हिस्सा भर है और वर्तमान जीवन की स्थिति उनके पूर्वजन्म के कर्मों का फल है। पूर्वजन्म में किए पाप पुण्यों के हिसाब से ही व्यक्ति के वर्तमान जीवन का फल निश्चित होता है। किसी का चरित्र भले कितना भी उज्जवल क्यों न हो, भले उसने कितनी भी योग्यता हासिल क्यों न की हो, जन्म से प्राप्त उसकी सामाजिक स्थिति में कोई फेरबदल नहीं हो सकता। सामंतवाद का सिद्धांत है कि जब कोई ब्राह्मण होकर जन्म पाता है तो वह जीवन पर्यंत ब्राह्मण के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, और भले कुछ भी हो, पर्या आखिर पर्या ही रहता है। यह कोई गप नहीं, फिलहाल जो धर्ममत अस्तित्व में है वह यही है। ऐसी विचारधारा रखने वाले लोगों के हाथ में अनिर्बाध सत्ता सौंपना फांसी देने वाले के हाथ में छुरी भी थमाने जैसा है। 5. इस तरह की राय देने अपनाने के कारण बेहद निर्दयता के साथ घोषित किया जाता है कि हम जातीयवादी और इस देश के दुश्मन हैं। हर देश में राज्य के शासन के सभी सूत्र पढ़े लिखे वर्ग के सुपुर्द होते हैं, और कांग्रेस वाले यह कहते नहीं थकते कि समर्थ शासन के लिए यह जरूरी भी है। भविष्य में कोई भी हमारे मालिक बने, लेकिन सामंतों के हाथों में सत्ता सौंपते हुए सबकी सोच यही है कि सामाजिक और राजनीतिक मसले दो अलग बातें हैं और उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। सद्गृहस्थों, मानवीय जीवन के लिए इस प्रकार की यांत्रिक कल्पनाओं के द्वारा मार्गच्युत करने वालों से आपको सावधान रहना होगा। इस तरह की चोर कोशिशों से आप अगर सावधान हो तो आप पाएंगे कि व्यक्ति को उसके स्वभाव से प्राप्त गुणों से केवल राजनीति के लिए अलग नहीं किया जा सकता। जब कोई व्यक्ति राजनीतिज्ञ के नाते आपका वोट मांगने आता है, तब वह अपनी राय, हित संबंध और अपना स्वभाव कोर्ट की तरह खूंटी पर टांग कर बिल्कुल कोरा बनकर नहीं,
आता। अपना व्यक्तित्व और अपनी प्रकृति सब साथ लेकर ही वह वोट मांगने आता है। सामंत वर्ग की बुद्धि देश की बहुत बड़ी संपदा है, लेकिन इस बुद्धि के सहारे उन्हें शासन का स्वयं सिद्ध अधिकार मिलना कोई जरूरी नहीं है। यह अधिकार उस व्यक्ति के चरित्र पर और बुद्धि का कैसे प्रयोग करेंगे इस बात पर आधारित होता है। हमें सिर्फ कार्य क्षमता पर ध्यान देना होगा। एडिसन कहता है कि किसी की बुद्धि से समाज का किस तरह हित या अहित हो रहा है, इस बात की फिक्र किए बगैर जब लोग उनकी योग्यता के बारे में आदर पालने लगे तो समाज के लिए इससे बड़ी घातक कोई और बात नहीं हो सकती। बुद्धि की इस प्राकृतिक देन का और कलात्मक योग्यता सिद्धि का इस्तेमाल सद्गुणों के विकास के लिए हो रहा हो, तो सभ्यता को बाधा पहुंचाने वाली न हो, तो ही वह सिद्धि अमूल्य हो सकती है। हम जिनसे बातें करते हैं उनके मन का रुझान और उनकी मानसिकता का ठीक ठीक पता चलने तक उनके बारे में अच्छी राय नहीं बना लेनी चाहिए, वरना उनके व्यक्तित्व के आकर्षण के कारण सोचने के बाद तिरस्कार करने योग्य व्यक्तियों के जाल में हम फंस सकते हैं। शासन सत्ता पाने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करने वाले अमीर लोगों के चरित्र के बारे में मैंने पहले ही विवरण दिया है, इसलिए अब और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्हीं अमीर उमरावों के कारण इस देश में घट रही लज्जादायक घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस देश में 5 से 6 करोड़ लोग अस्पृश्यता का शाप भुगत रहे हैं। यह शाप और उनका दुख इतना भयानक है कि दुनिया में कहीं अन्यत्र इस तरह का दुख दिखाई नहीं देता। हर मानव के लिए आवश्यक मूलभूत अधिकारों से उन्हें वंचित किया गया है। समान अवसर की कमी के कारण उनकी हालत बेहद दीनहीन हो गई है। अस्पृश्यों के अलावा इस देश में उतनी ही संख्या में आदिवासी और वन्य जनजातियों के लोग भी हैं। संस्कृति और सुधारों के उजाले में उन्हें ले आने के बजाय उन्हें पुरातन और जंगली स्थिति में छोड़ दिया गया है। स्वदेशी सामंतों द्वारा भूतकाल में जो सेवाभाव का अभाव और गैर जिम्मेदारी के ये जीते जागते उदाहरण हैं। इन अमीर उमरावों का बर्ताव भविष्य में पूरी तरह अलग रहेगा, इस पर भरोसा करने के लिए हमसे कहा जाता है। इस पर भरोसा करने लायक मैं भोला नहीं हूं, क्योंकि आज के इस शैतान में रातों रात बदलाव आया और वह भगवान का दूत बन गया, ऐसा उदाहरण मैंने तो नहीं देखा है। 6. हमसे यह भी कहा जाता है कि देश को राजनीतिक आज़ादी मिलने तक सामाजिक समस्याओं को हल करना आगे टाला जाना चाहिए। कोई भी समझदार व्यक्ति इस जाल में नहीं फंस सकता। किसी दीवानखाने में प्रवेश करने से पहले हर किसी को इस बात को जांच परख कर लेनी चाहिए कि वह कहीं पिंजड़ा तो नहीं है। हम में से हर कोई जानता हो या फिर हर किसी को जान लेना चाहिए कि साधन संपन्न व्यक्ति साधनहीनों की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। हम में से हर किसी को यह पता है या फिर उसे पता कर लेना चाहिए कि जिसके हाथ में सत्ता होती है वह सत्ता से बाहर के व्यक्ति का पक्ष अदा कदा ही लेता है और उसे सत्ता में भागीदारी भी अदा कदा ही देता है। इसीलिए अब सामाजिक मसले हल करने से जिनका नुकसान होने की संभावना प्रबल है, उनके हाथ में अगर आप आसानी से सत्ता दे देंगे तो सामाजिक मसले हल होने की उम्मीद आप नहीं कर सकते। साथ ही आज आप सत्ता पर आसीन करने के लिए जिनकी मदद करेंगे उन्हीं को गद्दी से नीचे खींचने में आपको आगे चलकर क्रांति भी करनी पड़ सकती है। सज्जनों, मेरी यह सलाह एक बहुत बड़े राजनीति के दर्शनशास्त्री एडमंड बक द्वारा भी दी गई सलाह है। वह कहता है, अपनी स्वीकृति देते वक्त अन्यों द्वारा हम खुद अपने तिरस्कार का कारण बने, इतनी अधिक चौकसी दिखाना भी आसानी से विश्वास कर सर्वनाश के लिए जिम्मेदार होने से बेहतर होता है। इस सलाह के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक समस्या को हल करने की व्यवस्था पर विशेष बल देकर राज्य के संविधान में ही सामाजिक मसलों के बारे में सन्मत प्रावधानों को दर्ज किया जाए। हमें इस बारे में आग्रह कायम रखना होगा। हमें इस बात के प्रति आग्रही होना चाहिए कि राज्य के संविधान में सामाजिक मसलों के बारे में होने वाली सुलह को दर्ज किया जाए। जो लोग अनिर्बाध शासन सत्ता अपने कब्जे में करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, उनकी इच्छा पर यह मामला कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दलित वर्ग के लिए सुरक्षा की व्यवस्था। 7. इसीलिए मुझे साफ साफ बताना होगा कि सामाजिक समस्याएं भारतीय स्वराज के रास्ते में रोड़े बनती हैं। ऐसा हमें भले नहीं लगता हो, लेकिन भारत की राजनीतिक पुनर्रचना करते समय दुर्बल सामाजिक घटकों को दुख की खाई में धकेला न जाए, इसके लिए भारत के संविधान, जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक संतुलन अमल करने की जरूरत नहीं है, में जो राय व्यक्त की जा रही है उसका हम विरोध करते हैं। केवल दलित वर्ग के संदर्भ में कहें तो यह सोचा जाए कि यह समस्या किस तरह अच्छे से अच्छे तरीके से हल की जा सकती है, इस बारे में ऊहापोह करने की मेरी मंशा है। कुछ राजनीतिज्ञों के अनुसार इस सवाल को हल करने के लिए कुछ उपाय करने होंगे और जो उपाय किए जाएंगे उन्हें स्वयंशासित भारत के संविधान में समाविष्ट किया जाए, यह भी वे मानते हैं।
राजनीति के इन विशेषज्ञों ने महायुद्ध के बाद अस्तित्व में आए और मेरे भाषण के पहले हिस्से में जिसका जिक्र किया गया है, उन राष्ट्रों के साथ घटी घटनाओं का अध्ययन करने के पश्चात राह ढूंढने की 197 कोशिश करना स्वाभाविक भी है, क्योंकि भारत की स्थिति इन राष्ट्रों की स्थिति से मिलती जुलती है। इन राष्ट्रों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की व्यवस्था संविधान के कानून के द्वारा की गई है और इसे अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार कहा गया है। नेहरू कमेटी ने भी दलित वर्ग की सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर इस योजना को अपनी रिपोर्ट में मान्यता प्रदान की है। लेकिन इस प्रकार की योजना से आप ठगे जाओगे, इस बारे में मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। भारत के राजनीतिज्ञों का मौलिक अधिकारों के नाम से जानी जाने वाली संविधान की धारा में बेहद विश्वास है और अंग्रेजों के आक्रमण के विरोध में वे जिस प्रकार अपने लिए इन मौलिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं, उसी तरह अपने वर्ग के लोगों द्वारा होने वाले अत्याचारों के खिलाफ अल्पसंख्यकों को भी उसी प्रकार के अधिकार देने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए इस प्रकार के इंतजामों वाली योजनाओं का हमें धिक्कार करना चाहिए। इस प्रकार की योजनाएं भले स्वागतयोग्य लगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिया गया कोई विश्वास, फिर भले वह कितना भी व्यापक क्यों न हो, उसका आशय और अनुसंधान के नजरिए से उसकी व्याख्या कितनी भी स्पष्ट क्यों न हो, वह उन हकों के उपभोग की गारंटी नहीं दिला सकते। अधिकारों की केवल उद्घोषणा करने भर से कुछ नहीं होता है। मौलिक अधिकार यदि छीन लिए जाते हैं या उनका हनन होता है, तो उसके विरुद्ध में या वे ना छीने जाएं, इसका ठोस उपाय किए जाने की व्यवस्था। प्रावधानों के बगैर मौलिक अधिकार सुरक्षित है या रह पाएंगे, यह कहा नहीं जा सकता। 1914 के महायुद्ध के बाद पैदा हुए और जिनका मैंने पहले जिक्र किया है, उन राष्ट्रों के संविधान में ऐसी योजना की गई है कि अल्पसंख्यकों को अगर लगे कि अपने मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण हुआ है या उन अधिकारों का सत्ताधारी बहुसंख्यकों की ओर से हनन हुआ है, तो वे राष्ट्रसंघ से शिकायत कर सकते हैं। राष्ट्रसंघ में इस कार्य के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई है, जो इस तरह की अपीलों का सोच विचार के बाद निर्णय करती है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उसके खिलाफ किसी तरह के उपायों का प्रावधान क्या नेहरू कमेटी की रिपोर्ट में है? मुझे तो ऐसा कोई उपाय किया हुआ उस रिपोर्ट में दिखाई नहीं दिया। इसलिए नेहरू कमेटी की सुरक्षा संबंधी उपायों की गारंटी महज एक धोखा है। 8. नेहरू योजना में अगर इस प्रकार राष्ट्रसंघ में अपील करने का प्रबंध होता, तब भी मैं आपको यही सलाह देता कि आप इस योजना को स्वीकार ना करें। गवर्नर, वायसराय अथवा राष्ट्रसंघ के पास अपील करने का हक होना यानी दलित वर्ग के शस्त्रागार में एक हथियार का इजाफा होना है और उम्मीद करने लायक यह मामला है। लेकिन यह हथियार भी असरदार साबित नहीं हो सकता। आपके हित संबंधों की रक्षा करने की सबसे बड़ी गारंटी तभी हो सकती है जब सत्ता आपके हाथ में आए, क्योंकि उसके कारण आपके हितों के लिए बाधाजनक कार्य करने वालों को आप सजा दे सकते हैं। इतना ही नहीं, आगे भी जिन बाधक हानिकारक कामों की संभावना हो, उन पर रोक लगाने के लिए भी ठोस इंतजाम किया जा सकता है। गवर्नर हो, वायसराय हो अथवा राष्ट्रसंघ हो, किसी तीसरे के हाथ में यह सत्ता देकर इसे हल साधित नहीं किया जा सकता। जिसके हाथ में हम यह अधिकार सौंपेंगे, उससे हस्तक्षेप, बीच बचाव करने की मांग करने पर अगर वह साफ इनकार कर दे, तो हमें इस अधिकार का क्या फायदा होगा? अपनी हितरक्षा के लिए हमें भावी स्वयंशासित भारत के कार्यकारी मंडल पर कब्जा पाना ही एकमात्र कारगर उपाय होगा, ऐसा मुझे लगता है। देश के विधिमंडल में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने से ही यह संभव हो सकता है। सिर्फ इसी एक साधन के सहारे सत्ताधारियों की रोजमर्रा की हरकतों पर हम नजर रख सकते हैं। आपको अगर और कोई सुरक्षा के उपाय और गारंटी मिल रही हो तो उसे भी ले लीजिए। उससे आपकी सुरक्षा के साधनों में इजाफा होगा। लेकिन ठीक योग्य प्रतिनिधित्व के बदले आप किसी अन्य बात को न स्वीकारें। और आपको निश्चित प्रतिनिधित्व दिए बगैर अगर वर्तमान संविधान में बदलाव लाने की कोशिश की गई, तो उसे नकारना, उसे न मानना पूरी तरह आपके अधिकार की बात है। 1.9. निश्चित प्रतिनिधित्व शब्द आज हर अल्पसंख्यक जनजातियों के मुंह से सुनाई देता है। इस मामले में सही आंकड़ा देना बेहद कठिन है, इस कारण यह हास्य व्यंग्य मजे का विषय होकर रह गया है। इसलिए आपको अगर अपनी मांगें सामने रखनी हो तो उस शब्द का निश्चित अर्थ हमें ठोस संख्या और आंकड़े के रूप में तैयार करना होगा। कांग्रेस के खेमे में प्रचलित राय के अनुसार जरूरी प्रतिनिधित्व का मतलब जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व इस प्रकार लिया जाता है। मेरी राय में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के बारे में यह बिल्कुल गणितीय बुद्धि की सोच, अपरिपक्व और मूर्खता भरी कल्पना है। भारत के बहुसंख्यकों के मन में अल्पसंख्यकों के लिए जो अनुदारता की भावना है, उसी की यह प्रतिक्रिया है।
अपने जाति बांधवों से तथा उनके सामाजिक दर्जे से जितनी ताकत मिल सकती है वह शक्ति इन अल्पसंख्यकों के पास है, लेकिन वह बहुत ही कम है। इसका एहसास होने के कारण ही ये जातियां अपनी सुरक्षा के लिए उसमें बढ़ोतरी होने की मांग कर रही हैं। इस तरह के प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी के बगैर सरकारी सत्ता से सुसज्ज बहुसंख्यकों का सामना करने के लिए वे पूरी तरह से समर्थ हैं, ऐसा उन्हें नहीं लगता। इस नजरिए से देखें तो अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो जगहें मिलनी हैं, उनमें बढ़ोतरी करने से ही उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है ऐसा लगेगा। यह अगर सच है तो फिर कोई यह पूछ सकता है कि अल्पसंख्यक जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही प्रतिनिधित्व की जगहें दी जाएं तो उनकी सुरक्षा का इंतजाम पूरा हुआ, ऐसा कैसे माना जा सकता है? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की भाषा का इस्तेमाल कर उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही रखना, ये दो बातें परस्पर विरोधी हैं। अल्पसंख्यकों को उस अनुपात में विधिमंडल में प्रतिनिधित्व देना तय करवाने का मतलब है आज समाज में जो हाल है उसी की एक छोटी प्रतिकृति संसद में बना लेनी होगी। इस तरह की योजना से समाज का बलाबल ठीक रखता है, संतुलन बना रहता है, समाज की मौजूदा हालत को वह बरकरार रखती है। इसीलिए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के नजरिए से सही ढंग से सुधार लाने हों तो सामाजिक शक्तियों के संतुलन में अल्पसंख्यकों के लिए सुविधाजनक हो इस ढंग से सामाजिक बदलाव किया जाए और यह जनसंख्या के अनुपात से अतिरिक्त तराजू की तरह पलड़ा बहुसंख्या की ओर न झुक जाए। इसके लिए पासन की जगहें अल्पसंख्यकों को देकर ही उसे साध्य किया जा सकता है। 10. सभी अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के अनुपात से अतिरिक्त पासन पलड़ा स्थिर रहने की जगहें देना आवश्यक है। यह बात मान भले ही ली गई हो लेकिन इस पर प्रत्यक्ष कार्यवाही करने के बारे में एकमत हुआ है ऐसा नहीं लगता। इस नापतोल पासन की शक्ति से क्या पाया जा सकता है, इसके बारे में ठीक जानकारी ना होने की वजह से ही ऐसा हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। वरना इन अतिरिक्त जगहों के अलावा अल्पसंख्यकों की शक्ति उनकी सुरक्षा के लिए बेहद कम साबित होगी। इसीलिए शक्ति की जो आपूर्ति करनी है वह हालिया अनुपात में कितनी कम है इसके नापतोल के आधार से बढ़ाई जानी चाहिए। जिनके हाथ में कम शक्ति हो उन्हें उसकी अधिक आपूर्ति की जानी चाहिए। किसी के हाथ में जरूरत से अधिक शक्ति हो तो उसे निकाल लेनी होगी। यही बात अलग शब्दों में बयान करनी हो तो सभी अल्पसंख्यक समुदायों को पासंग या स्थिर पलड़े की ये जगहें नहीं मिलेंगी। उनके सामाजिक दर्जे के अनुसार उन्हें मिलने वाली जगहों की संख्या बदलती रहेगी। किसी अल्पसंख्यक समुदाय का सामाजिक दर्जा भले निम्न हो, ऐसा भी संभव है कि उसे ज्यादा जगहें मिलें और जिन लोगों का दर्जा प्रतिष्ठा प्राप्त हो उन्हें कम जगहें मिलें। दुर्भाग्य से कुछ अल्पसंख्यकों की मानसिकता ऐसी है कि वे अपने सामाजिक दर्जे के बल पर खुद को हमेशा अन्यों की तुलना में उच्च जगहों पर बैठाना चाहते हैं और प्रतिनिधित्व की अधिक से अधिक जगहें हड़पना चाहते हैं, और वह भी इसलिए कि उनका सामाजिक दर्जा हैसियत ऊंचा है। मैंने पहले ही बताया है कि पासन की अतिरिक्त जगहें देने के पीछे उद्देश्य यही है कि तूफानी हवाओं में थरथर कांपने वाले मेमने को ठंड से सुरक्षा प्रदान की जाए और इसीलिए ऊपर बताई गई विपरीत मानसिकता का विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे देश के हित को और अन्य अल्पसंख्यकों के हित को भी नुकसान पहुंचने की संभावना पैदा होती है। 11. अल्पसंख्यकों को देने वाली तराजू का पासंग समतोल रखने के लिए अतिरिक्त जगहें किस सिद्धांत के आधार पर दी जाएं, इस बारे में सही मार्ग के बारे में इससे पहले ही मैंने सूचित किया है। इसीलिए कितनी जगहें दी जानी चाहिए यह सवाल अभी भी बाकी है। प्रतिनिधियों की संख्या परिस्थितिनुसार बदलनी चाहिए और उनकी संख्या तय करने के लिए सामान्य सिद्धांत का सुझाव देने से अधिक और कुछ नहीं किया जा सकता। वह सिद्धांत इस प्रकार है: पहले बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय आपसी सोच विचार के बाद जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व से अतिरिक्त और अधिक कितनी जगह पासन की जगहों के तौर पर दी जा सकती हैं, इस बात का निश्चित आंकड़ा तय करना होगा। फिर किसी विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदाय के अतिरिक्त प्रतिनिधित्व का हिस्सा तय करते हुए यह अतिरिक्त प्रतिनिधित्व उस समुदाय की सामाजिक परिस्थिति के विपरीत अनुपात में तय करें। इस सामाजिक परिस्थिति के बारे में निर्णय लेते हुए उस समुदाय के सामाजिक दर्जे, आर्थिक बल और उसकी शैक्षिक स्थिति भी ध्यान में लेनी चाहिए। अगर यह संभव हो पाया तो अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ भी न्याय होगा और सही ढंग से सुलह हो पाएगी। किसी भी पक्ष को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। 12. इसके बाद विचारार्थ जो विषय चुने गए हैं वे हैं चुनाव क्षेत्र और मतदान के अधिकार। सज्जनों, इस संदर्भ में हमारी क्या मांगें होनी चाहिए? चुनाव क्षेत्र की रचना के बारे में हमारे सामने दो विकल्प हैं। पहला है अलग चुनाव क्षेत्र की योजना और दूसरा आरक्षित जगहों के साथ संयुक्त चुनाव क्षेत्र की योजना। मैं जानता हूं कि इस विषय में दलित वर्ग में मतभेद हैं। बहुत बड़ी जनसंख्या अलग चुनाव क्षेत्र के पक्ष में है।
उन्हें डर लगता है कि संयुक्त चुनाव क्षेत्र के तरीके में बहुसंख्यक समुदाय भी हमारे उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने वाले हैं, इसलिए जो उनके लिए हितकारी हो उसी के पक्ष में वे मतदान करेंगे, ऐसा उन्हें लगता है। यह डर निर्मूल है, ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन केवल इसलिए अलग चुनाव क्षेत्र को कैद करना यही एक मार्ग नहीं बचता। इस मामले में एक और विकल्प भी उपलब्ध है, वयस्क मतदान की मांग करते हुए अपने समुदाय की मतदान की शक्ति ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर लेना भी एक उपाय है। बहुसंख्यक समुदाय के मतदाताओं द्वारा अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने से जो दुष्परिणाम हो सकते हैं उन्हें कम किए जाने की संभावना का निर्माण भी हो सकता है। वयस्क मतदान के लिए हमें विशेष आग्रह के साथ मांग करनी ही चाहिए। यह कहकर खुद आगे मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर वयस्क मतदान प्राप्त हुआ तो हमें दलित वर्ग के लिए आरक्षित जगहें रखते हुए संयुक्त चुनाव क्षेत्र स्वीकारने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 13. इस बारे में मैं एक और बात का खुलासा करना चाहता हूं। यह देश जाति समुदायों में, पंथों में बंटा हुआ है, इसलिए जाति समुदायों की सुरक्षा का प्रबंध जब तक संविधान में ही नहीं किया जाता तब तक यह देश अखंड और स्वयंशासित नहीं बन सकता। यह वास्तविकता है और इस पर आपत्ति नहीं की जा सकती। लेकिन अल्पसंख्यकों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि आज भले हम पर ये अलग अलग पंथ हावी हो गए हैं और हम जातियों में विभाजित हो गए हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है अखंड भारत। जिन अल्पसंख्यकों को अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल है, उन्हें यही उद्देश्य अपनाना चाहिए। इससे एक बात साफ समझ में आती है कि जिन अल्पसंख्यक समुदायों ने सुरक्षा के प्रबंध की मांग की है, उन्हें अपने सुरक्षा संबंधी अधिकार प्राप्त करते समय इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि वे भारत की एकता की राह के रोड़े न बने। आप पर जो बंधन लादे गए हैं, आपके सामने जो अड़चने हैं, वे सत्य हैं, इसलिए उनके खिलाफ सुरक्षा पाने के लिए जी तोड़ कोशिश कीजिए। आपके लिए तैयार किए गए सुरक्षा प्रबंध इस देश में मौजूद भेदभाव की खाई को अक्षुण्ण रखने का कार्य ना करें, इस बात का ख्याल अवश्य रखें। अलगाव की इस खाई को पुल के द्वारा पाटा जाए, यही उम्मीद हमें रखनी चाहिए। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित सुविधाओं को स्वीकृति देना बहुसंख्यक समुदायों का कर्तव्य है, लेकिन अल्पसंख्यकों का भी यह पवित्र कर्तव्य है कि वे सबको एक करने की राह में रोड़े न अटकाएं। इस नजरिए से कहना पड़ेगा कि संयुक्त चुनाव क्षेत्र की योजना व आरक्षित जगहें अलग चुनाव क्षेत्र से अधिक उत्तम उपाय है। 14. दलित वर्ग की सुरक्षा के लिए एक और बात खासा महत्व रखती है। उसका संबंध सरकारी नौकरियों में प्रवेश पाने से है। कानून तैयार करने के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण एक बात है। कानून बनाने के अधिकार से अधिक कानून का क्रियान्वयन करने के अधिकार का महत्व कम नहीं है। और अमल करने वाली व्यवस्था के जरिए कानून बनाने वालों को भले पूरी तरह हतोत्साहित नहीं किया जा सकता, लेकिन उस पर अंकुश जरूर रखा जा सकता है। लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं है जिसके लिए प्रशासन की कार्यकारिणी पर दलित वर्ग को कब्जा पाने की आतुरता हो। काम की हड़बड़ी के कारण या हालात के कारण कई बार उसे लागू करने वाले अधिकारी को तारतम्यता के साथ निर्णय करने का अधिकार भी होता है। उस प्रसंग के अनुसार उचित निर्णय देने के अधिकार पर निष्पक्ष ढंग से अमल हो पा रहा है अथवा नहीं, इस पर ही जनता का कल्याण निर्भर करता है। भारत जैसे देश में जहां निर्णय को लागू करने का अधिकार किसी एक ही विशिष्ट जाति के हाथ में होता है, वहां इस तरह के प्रसंगोचित न्याय देने के अधिकार का दुरुपयोग विशिष्ट वर्ग की अनुचित और बेहिसाब तरक्की हासिल करने के लिए किए जाने की बहुत बड़ी संभावना होती है। इस पर सही उपाय है कि इस आग्रह पर कायम रहें कि सरकारी नौकरियों में दलित वर्ग के साथ सबको सम्मिलित किया जाए। दलित वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में खास अनुपात में पद आरक्षित रखने की मांग हमें करनी होगी और संविधान की एक धारा में बदलाव कर यह साध्य कर पाना असंभव नहीं है। इस प्रकार के सुरक्षा प्रबंधों के द्वारा ही आप भविष्य में देश के मंत्रिमंडल में कुछ जगहों की मांग कर सकते हैं। लेकिन दलित वर्ग चूंकि हमेशा अल्पसंख्यक रहने वाला है, इसलिए कम से कम आज तो इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है। इस प्रकार की शाश्वत मांग करना क्यों जरूरी है, यह भी इससे व्यक्त होता है। अगत दलित वर्ग और साइमन कमीशन। 15. भारतीय स्वराज के संविधान में किन सुरक्षा प्रावधानों को समाविष्ट किया जाना चाहिए, इस ओर मैंने आपका ध्यान दिलाया। अब मैं साइमन कमीशन द्वारा अपने पक्ष में की गई सूचनाओं के बारे में बोलूंगा। संविधान के तहत दलित वर्ग की सुरक्षा के बारे में साइमन कमीशन ने सहानुभूति से सोचा। इस बारे में कोई आशंका नहीं। किसी भी मायने में वह सूचनाएं पर्याप्त नहीं होने के बावजूद साइमन कमीशन ने वास्तव स्थिति का चित्र खींचने की कोशिश की, इसमें दो राय नहीं हो सकती। हालांकि उन्होंने केवल पाठशाला और पनघट पर जिन मुश्किलों से दलितों को दो चार होना पड़ता है, केवल उसी के बारे में सोचा है।
इस दुर्भाग्यशाली वंचित वर्ग को समाज में रहते हुए जिन यातनाओं का सामना करना पड़ता है उनमें से यह केवल एक छोटा सा हिस्सा है। इसके बावजूद मोंटफोर्ड कमीशन की तुलना में साइमन कमीशन ने दलितों को संविधान प्रदत्त सुरक्षा का प्रावधान दिए जाने का महत्व बेहतर तरीके से जाना, यह बात माननी ही पड़ेगी। हालांकि अत्यंत खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि हमारे प्रतिनिधियों की संख्या और पद्धतियों के बारे में साइमन कमीशन की सिफारिशें अत्यंत निराशाजनक हैं। 16. आप जानते ही हैं कि आजकल दलित वर्ग के प्रतिनिधियों को मनोनीत कर लिया जाता है। संसद में आपका प्रतिनिधित्व करने की मुसीबत जिन्हें झेलनी पड़ती है वे आपको इस तरह मनोनीत करने की पद्धति में क्या खामियां हैं, यह बता सकते हैं। और मुझे खुशी है कि साइमन कमीशन के सामने हमारे सभी लोगों ने इस बात की निंदा की। अपने प्रतिनिधित्व के लिए बेहतर प्रतिनिधि चुनने का अधिकार इस पद्धति द्वारा हमसे छीन लिया जाता है। नियुक्त किए गए प्रतिनिधियों को आचरण की आज़ादी नहीं मिलती। खेद की बात है कि साइमन कमीशन ने इस दुष्ट पद्धति का त्याग नहीं किया। आज भी वे इसी बात से चिपके हुए हैं और उन्होंने अनुशंसा की है कि चुनाव कराने के लिए अगर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो गवर्नर दलित वर्ग के प्रतिनिधि का चुनाव करें। सिर्फ इतना ही नहीं तो जो दलित वर्गों से नहीं है ऐसे व्यक्ति को भी दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का अधिकार देने वाली अप्रत्याशित अनुशंसा भी साइमन कमीशन ने की है। हालांकि यह आरक्षित उपाय होने के कारण इस पर सोच विचार के लिए हमें ज्यादा समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु साइमन कमीशन की प्रमुख योजना भी मेरी राय में स्वीकारने योग्य नहीं है। उसके अनुसार दलित वर्ग के लिए आरक्षित पद रखते हुए संयुक्त चुनाव क्षेत्र द्वारा उनके प्रतिनिधियों का चुनाव होना है। अगर यह संभव हो पाता तो अपनी वर्तमान स्थिति में इससे बहुत सुधार हो सकता था। लेकिन इसमें एक और बेढंगी शर्त रखी गई है कि प्रांत के गवर्नर से इस अर्थ का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बगैर दलित वर्ग का कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता। यह पद्धति अस्वीकारनीय है। इसकी वजह यह है कि यह पद्धति फिलहाल नियुक्ति का जो तरीका अस्तित्व में है उससे यह प्रस्ताव बेहद मिलता जुलता है कि दोनों में से किसका चुनाव करें यह कहना मुश्किल है। और जिन चुनाव क्षेत्रों में उम्मीदवार की केवल एक ही जगह है वहां गवर्नर किसी एक को ही इस तरह का प्रमाण पत्र देने वाले हैं। ऐसे चुनाव क्षेत्रों के बारे में चुनाव की यह पद्धति सीधी सादी नियुक्ति की पद्धति ही साबित होती है। प्रमाण पत्र वाला यह नुस्खा वास्तव में किस तरह से काम करने वाला है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रमाण पत्र देने के लिए किन बातों पर गौर किया जाएगा यह भी स्पष्ट नहीं है। साइमन कमीशन की सूचना बताती है कि गवर्नर दलित वर्ग के संगठनों से सलाह लेकर यह तय करें या अगर उन्हें योग्य लगे तो इस तरह की सलाह के बगैर भी सर्टिफिकेट दें। इन दोनों में से किसी भी सूचना के लिए आप सहमति न दें। संगठनों की सलाह लेने का तरीका अगर लागू किया गया तो भले कितना भी अप्रिय क्यों न हो जनता अपने उम्मीदवार को स्वीकृति दिलाने के लिए, केवल उसे समर्थन दिलाने के लिए कई जाली संगठन उठ खड़े होंगे। दूसरी पद्धति पर अगर अमल किया गया तो उसके परिणामस्वरूप गंदी लालफीताशाही पनपेगी और प्रमाण पत्र देने की शक्ति मामलतदार या तहसीलदार के हाथ में होगी। क्योंकि गवर्नर को अगर कोई बौद्धिक नीति अपनानी होगी तो उसे अफसरों की सलाह के अनुसार ही प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आप जानते ही हैं कि तहसीलदार और मामलतदार लोग किस वर्ग के लोग हैं। दलित वर्ग के बारे में और दलितों में से पढ़े लिखे लोगों के बारे में उनकी मानसिकता कैसी है यह भी आप जानते ही हैं। इसीलिए ये लोग प्रमाण पत्र के लिए किस तरह के लोगों की सिफारिश करेंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। 17. साइमन कमीशन के इस मत से कि दलित वर्ग के प्रतिनिधि को प्रमाण पत्र की खास आवश्यकता है, मैं सहमत नहीं हूँ। संसद की अकार्यक्षमता को दूर करने के लिए इस प्रकार की बंदिश अगर वे रखना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि ऐसे और भी कई समुदाय हैं कि इस तरह के प्रमाण पत्र जिनके लिए लागू किए जाएं। अकार्यक्षमता के मायने अंग्रेजी के ज्ञान की कमी और उस भाषा में अपना मत व्यक्त करने की असमर्थता होगा, तो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के बहुसंख्यक ब्राह्मण और सिंधी मुसलमानों को अंग्रेजी नहीं आती थी। इस तरह के कई अन्य उदाहरण मैं जानता हूँ। उन लोगों ने संसद में शायद ही कभी मुंह खोला हो, शायद ही कभी सवाल पूछा हो। विधानसभा में जो दलित वर्ग के प्रतिनिधि हैं वे भी अपनी विधानसभा के ऐसे उदाहरण बता सकेंगे। उनको अगर प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है तो दलित वर्ग के लिए इसकी क्यों आवश्यकता हो, यह बात मेरी समझ से बाहर है। इसीलिए साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई इस योजना को ठुकराकर किसी भी तरह की शर्त न रखते हुए हमें अपना प्रतिनिधि खुद चुनने की आज़ादी की मांग करनी होगी। अपने हित के बारे में निर्णय लेने के लिए हम खुद ही सर्वाधिकारी हैं और हमारा हित किस में है यह तय करने का अधिकार हमें गवर्नर को भी नहीं देना चाहिए। 18. केंद्रीय संसद के गठन के बारे में साइमन कमीशन की योजना के बारे में आपका क्या मत विचार है, क्या जाने।
वर्तमान विधानसभा चुनावों का तरीका और प्रांत के लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति से होते हैं। इस बारे में साइमन कमीशन की सिफारिश यह है कि प्रांत की सभा के चुनाव की पद्धति जो फिलहाल है वही कायम रहे, लेकिन विधानसभा के चुनाव प्रांत विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से हो। मुंबई प्रांत के साइमन कमीशन के एक सदस्य के नाते मैंने इसके विरोध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें यह सारे दोष गिनाए हैं। लेकिन साइमन कमीशन ने जिस रूप में यह योजना पेश की है उससे कुछ सुविधाएं और असुविधाएं भी उभरने वाली हैं। पहली बात तो यह कि उसमें स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र या संयुक्त चुनाव क्षेत्र के सवाल को टाल दिया गया है। दूसरी बात यह है कि उसमें दोहरे मतदान का अधिकार टाल दिया गया है, एक प्रांतीय काउंसिल के लिए और एक संसद के लिए। तीसरी बात यह है कि उसने संसद को सुचारू गुट का रूप दिया हुआ है। इसमें क्या क्या असुविधाएं हैं यह देखें तो सरकार और जनता के बीच की कड़ी में इससे बाधा आने की संभावना है। इससे राष्ट्रीय एकता की बढ़ोतरी पर असर होगा, वह रुक जाएगी, क्योंकि इसमें पूरे देश के साथ लोगों का जो कर्तव्य है उसका लोप होता है और उनकी नज़र में पूरे देश के बारे में उनका कोई भी कर्तव्य नहीं बचता। इस बारे में सुविधा की तरफ पलड़ा झुके या असुविधा की तरफ पलड़ा झुके, लेकिन केंद्रीय संसद के बारे में साइमन कमीशन की योजना को जगह मिलनी ही चाहिए। हालांकि उसकी सही जगह के बारे में सवाल बाकी बचता ही है। केंद्रीय विधानसभा के लिए या कि राज्यसभा के लिए वह योजना योग्य रहेगी। साफ है कि यह योजना दोनों जगह लागू नहीं की जा सकती। अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का सबसे बड़ा दोष है कि वह पहली बारी में ही खत्म हो जाती है। एक मतदाता एक ही बार वोट देता है, इसलिए उसे विशेष महत्व होता है। इस विचार से यह योजना लागू की गई होगी। 2 बार मतदान करने की असल में कोई जरूरत ही नहीं बचती। इसका मतलब यह कि अगर 2 सभागारों की पद्धति को अपनाना हो तो चुनाव की यह पद्धति विधानसभा पर लागू की गई तो राज्यसभा के सभासद चुनने का दूसरा तरीका नहीं बचता। आज के सरकार की रचना में राज्यसभा की रचना करने की पद्धति बेहद खराब है और पुनर्परीक्षण करने वाली सभा के रूप में उसका अस्तित्व कायम करना हो तो आज जिस स्थिति में है उसी स्थिति में उसे हमेशा नहीं रखा जा सकता। मेरी राय यदि सही हो तो इसका यही मतलब निकलता है कि विधानसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का अवलंब किया जाए और अप्रत्यक्ष चुनावों से राज्यसभा की रचना की जाए। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा ये चुनाव संतुलित प्रतिनिधित्व के तरीके से किया जाए। इस मामले में यही योग्य उपाय है। अंततः यही कहा जा सकता है कि केंद्रीय संसद खड़ी करने का मार्ग भले कुछ भी तय हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि दलित वर्ग के प्रतिनिधि के लिए अप्रत्यक्ष पद्धति ही आसान सिद्ध होगी। नियुक्ति की पद्धति से इसकी तुलना की जाए तो पता चलेगा कि वही हमारे लिए अधिक हितकारी है। 19. प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्ग का अस्तित्व बेहद कम है। इस बारे में 1919 के साउथ ब्रो कमेटी द्वारा बहुत अन्याय किया गया है। तो उस कमेटी द्वारा तय किए गए हिस्से में भारत सरकार ने भी बढ़ोतरी करने का सुझाव दिया है। हालांकि वे गलतियां अभी भी वैसे के वैसे ही रह गई हैं। 1923 में नियुक्त की गई मुद्दीमन कमेटी ने संसद में दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कितना अधिक कम है इस बात की ओर ध्यान दिलाया था। हालांकि यहाँ वहाँ एकाध सदस्य की बढ़ोतरी करने के अलावा इस शिकायत को दूर करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया गया था। दलित वर्ग को उसकी दुर्बल स्थिति में अधिकारी वर्ग की मदद पर निर्भर रहने के लिए कहा जाता है। अनुभव से हम जान चुके हैं कि अधिकारी वर्ग अपने अलावा और किसी का हितैषी नहीं होता। उसकी मित्रता और मदद उसके अपने हित संबंधों पर निर्भर रहती है। बेहद खेद के साथ बता रहा हूं कि इन 10 सालों में अधिकारी वर्ग ने दलित वर्ग से जितना लिया उससे बहुत ही कम दिया। जो भी हो, भविष्य में अधिकारी वर्ग से ऐसी मदद की आशा भी दलित वर्ग नहीं रख सकता। इसीलिए यदि हर अल्पसंख्यक समुदाय को सही अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है तो फिर दलित वर्ग को वह क्यों न मिले। प्रांतीय विधानसभाओं में साइमन कमीशन ने दलित वर्ग के लिए किस अनुपात का सुझाव दिया है? उनके अनुसार इस तरह की आरक्षित जगहों की संख्या उस चुनाव क्षेत्र में अन्य वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में दलित वर्ग की जनसंख्या के 3/4 जितनी हो। भारत के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को साइमन कमीशन के द्वारा दिया गया आरक्षण भी देखिए। लखनऊ अनुबंध में कांग्रेस को परास्त कर मुसलमानों ने जबरदस्ती पाया हुआ अत्यधिक प्रतिनिधित्व उसी तरह कायम रखने की अनुमति दी गई है। भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन आदि को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व के साथ साथ तराजू का तोल बराबर करने के लिए, जिसे पासंग कहा जाता है, वे सरासर ठगी अतिरिक्त जगहें भी दी गई हैं। क्या यह धोखाधड़ी नहीं है? जो समुदाय कई मुश्किलों से घिरा है उसके साथ अगर उदार बर्ताव नहीं करना है तो न करें, लेकिन क्या न्यायपूर्ण बर्ताव का भी वह हकदार नहीं?
भारत की केंद्रीय समिति ने भी दलित वर्ग के साथ अन्याय कर केवल उसकी जनसंख्या के अनुपात में उसे प्रतिनिधित्व दिया। 20 शुरू से ही केंद्रीय संसद के दरवाजे दलित वर्ग के लिए कभी भी खोले नहीं गए। 1921 में जब जनसंख्या के आधार पर उसकी पुनर्रचना की गई तब भी दलित वर्ग को वहां प्रवेश नहीं मिला। सन 1926 तक 150 सदस्यों वाली विधानसभा में दलित वर्ग को केवल एक जगह देने की मेहरबानी की गई थी। राज्यसभा के द्वार तो अब भी उनके लिए बंद हैं। केंद्र की विधानसभा में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए साइमन कमीशन द्वारा थोड़ी कोशिश की गई थी, लेकिन उसकी योजना केवल विधानसभा तक ही सीमित है, राज्यसभा तक तो वे पहुंची ही नहीं। इस छुटपुट सहानुभूति के लिए मैं उनका आभारी हूं, लेकिन उनके इस कृपणतापूर्ण व्यवहार को लेकर मुझे शिकायत भी है। साइमन कमीशन की नियुक्ति होने के दरमियान दलित वर्ग के कई लोगों को विधानसभा में लिया गया। सरकार समेत देश के सभी हिस्सों से सब ने ये हल्ला मचाया है कि दलित वर्ग की जनसंख्या प्रत्यक्ष जनगणना में सामने आई जनसंख्या से कहीं अधिक है। जनगणना का न्यूनतम आंकड़ा भी अगर लें तब भी साइमन कमीशन के द्वारा विधानसभा में जगहें देते समय दलित वर्ग की जनसंख्या को प्रति सैकड़ा 20 मानी गई है, जबकि साइमन कमीशन द्वारा विधानसभा में जगह देते हुए सैकड़ा 8 से अधिक जगहें देने से इनकार किया और राज्यसभा में तो एक भी जगह नहीं दी। 21 मैं यह समझ ही नहीं पा रहा हूं कि अपने हकों और जरूरतों का यह जानबूझकर किया गया अवमूल्यन साइमन कमीशन के द्वारा क्यों किया गया। आप में से हर किसी की यही उम्मीद है कि साइमन कमीशन द्वारा दलित वर्ग के मामले में केवल न्यायपूर्ण ही नहीं वरन उदार भूमिका रखनी चाहिए, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिसके लिए कमीशन द्वारा इस तरह की भूमिका न ली जाए। किसी अल्पसंख्यक समुदाय की राजनिष्ठा के बारे में संविधान निर्माण करते हुए उन्हें क्या अधिकार मिल सकते हैं, इस बारे में मुझे आज तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन भारत में जिस प्रकार अधिकार प्रदान करते समय राजनिष्ठा को ध्यान में लिया जा रहा है, तो कहना पड़ेगा कि दलित वर्ग की राजनिष्ठा सीमाविहीन है। उन्होंने अंग्रेज राज से प्रेम किया केवल सिद्धांत की तरह और अकृत्रिम। हालांकि दलितों के साथ अधिक उदार बर्ताव किया जाए, यह मांग उन्होंने केवल दलितों की दीनहीन स्थिति के कारण ही की है। भारत का कोई भी अन्य अल्पसंख्यक समुदाय इतनी दीनहीन स्थिति में, दमित स्थिति में नहीं है और न इतना अधिक दुर्बल है। उनकी जरूरतें इतनी विस्तृत और इतनी सादी हैं कि भारत को स्वयंशासित राज्य बनाने की मांग करने के अलावा उनके सामने कोई चारा नहीं है। जिस समुदाय पर इतने अधिक अन्याय किए गए, उसके साथ असल में बहुत उदार बर्ताव किया जाना चाहिए। लेकिन साइमन कमीशन के द्वारा दलितों के साथ न तो उदारतापूर्ण व्यवहार ही किया गया और न ही उनके साथ न्याय ही किया गया है। कोई यह भी पूछ सकता है कि लॉर्ड बर्कनहेड द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति का प्रस्ताव पार्लियामेंट में प्रस्तुत करते हुए जो भावनाएं व्यक्त की गई थी, उसका क्या हुआ। तब कहा गया था कि दलित वर्ग के हम ट्रस्टी न्यासी हैं और उनकी सुरक्षा का समुचित प्रबंध किए बगैर हम उन्हें किसी और के हाथ में नहीं सौंप सकते। इस प्रकार व्यक्त की गई गंभीर भावनाओं की पूर्तता क्या साइमन कमीशन के द्वारा होती हुई दिखाई देती है। सज्जनों, हमारे साथ अन्य लोग किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, इस बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए। मुझे इस बात का डर है कि अंग्रेज हमारी खस्ता हालत और विपदाओं का जो विज्ञापन कर रहे हैं, वह हमारी बुरी हालत का निवारण करने के लिए नहीं। हो सकता है इस तरह का तरीका भारत की आज़ादी को रोकने के लिए उन्हें उपयुक्त लगा हो और इसीलिए वे इसे विज्ञापित कर रहे हों। ऐसी स्थितियों में अंग्रेजों ने हमारे लिए कुछ किया इस बात से विचलित हुए बगैर और भविष्य में अपना क्या होगा, इस बारे में बेकार की चिंता किए बगैर अपने नेता किसी का भय पाले बिना इस बात के आग्रह पर कायम रहें कि हमारे साथ उदारतापूर्ण न सही लेकिन न्यायपूर्ण बर्ताव तो किया ही जाना चाहिए, यह उनका कर्तव्य है। हमारे हालात इस तरह हैं, इसलिए इस तरह की मांग करना हमारे लिए जायज है। हमारी दुर्दशा नष्ट करने हेतु न्याय की अपेक्षा रखना हमारा अधिकार है। एक दलित वर्ग और स्वराज। 22 भावी स्वयंशासित भारत में हमें किस सुरक्षा प्रावधानों और उसके समुचित क्रियान्वयन की गारंटी की आवश्यकता है, इस बारे में मैंने काफी जानकारी दी, ऐसा मुझे लगता है। तथापि इस परिषद के सामने जो विषय हैं, वे यहीं समाप्त नहीं हो जाते हैं। फिलहाल देश में जो चल रहा है, उन राजनीतिक आंदोलनों के बारे में सोचना, यदि यह परिषद टाल गई और उस पर अपनी राय व्यक्त नहीं की गई तो यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि उसका उद्देश्य पूरा हुआ है। दिसंबर 1928 को कलकत्ता में हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में ब्रिटिश संसद को दिए जाने वाले अंतिम नोटिस के प्रारूप का एक प्रस्ताव पारित किया गया था, यह शायद आपको याद होगा। इस प्रस्ताव में दिसंबर 1929 से पहले भारत को ब्रिटिश साम्राज्य में सार्वभौम राष्ट्र का दर्जा दिया जाए,
ये मांगें रखी गईं और साथ में धमकी भी दी गई कि इस मांग को पूरी करने में अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट असफल रही तो भारतीय कांग्रेस अपनी नीतियों में बदलाव लाते हुए पूर्ण स्वराज की मांग की जाएगी। कांग्रेस के इस प्रस्ताव पर वायसराय द्वारा भारतीय राज्य का दर्जा ब्रिटिश साम्राज्य के तहत सार्वभौम हुई यह अंग्रेजों का भी उद्देश्य है, इसकी घोषणा की गई। हालांकि इससे कांग्रेस को संतुष्टि नहीं हुई। यह केवल एक उद्देश्य भर हो यह कांग्रेस को पसंद नहीं था, कांग्रेस चाहती थी कि तुरंत इसकी पूर्तता हो। इसीलिए दिसंबर 1929 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तब कांग्रेस ने अपने ध्येयानुसार भारत के लिए स्वराज की प्राप्ति करने का प्रस्ताव पारित कर एक कदम आगे बढ़ाया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस प्रस्ताव के बारे में आपकी क्या भूमिका, राय है, यह आपको घोषित करना होगा। और फिर हम अपने अपने नजरिए से स्वराज की मांग को खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि वह व्यावहारिक है और देश के मौजूदा हालात में संकट का कारण भी बन सकता है। जिस देश के लोग एक राष्ट्रीयता की भावना से, एक संविधान से और एक समान भविष्य के साथ जुड़े होते हैं, वे स्वराज्य से हमें ठगे जा सकते हैं, धोखा उठा सकते हैं। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ऐसी स्थितियों से यह देश कोसों दूर है। साम्राज्य के तहत स्वयं शासन का ध्येय ही बेहतर है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि पूर्ण स्वराज का जोखिम टालकर हम अपने स्वयं शासित राष्ट्र के फायदे प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें पूर्ण स्वतंत्रता के उद्देश्य का समर्थन करने से इनकार करना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में कांग्रेस वालों के मन में भी बड़ी आशंकाएं हैं। 23. लेकिन साम्राज्य के अंतर्गत स्वयं शासन के बारे में आपकी भूमिका क्या होगी? क्योंकि वह भी एक प्रकार का स्वराज होता है, जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा चलाई जाने वाली सरकार होती है। सोच विचार कर आपको इस सवाल पर सतर्कता से निर्णय लेना चाहिए। अंग्रेजों का इस देश में आना देश के लिए एक बड़ा वरदान ही साबित हुआ है, इस बारे में कोई शक नहीं। समता, स्वतंत्रता और बंधुभाव के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित यूरोपीय संस्कृति के सहचर्य के बगैर हिंदू धर्म के कई बुरे सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में उन्हें कभी शर्म नहीं महसूस होती, क्योंकि वह उनके धर्म और नीतिशास्त्र का एक हिस्सा था। इन दो संस्कृतियों के साथ आने के कारण उन दोनों के बीच के तीव्र विरोधाभास भारतीयों को समझ में आना और इन सामाजिक कुरीतियों और रीति रिवाजों को दूर करने की जरूरत उन्हें महसूस होने लगी। अन्य किसी भी उपाय के द्वारा पुनर्संगठन नहीं हो सकता था, जो इस मौके के कारण भारत को करना पड़ रहा है। अंग्रेजों के आने से पूर्व एक ही शासन पद्धति और सब पर एक ही कानून लागू होने जैसी महत्वपूर्ण सुविधा भारत को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती थी। किसी भी देश के लिए यह कोई छोटी ताकत नहीं है। भारत के लिए इसका बहुत बड़ा मूल्य है। राष्ट्रीयता की भावना की जड़ें जितनी गहराई तक पनपनी हो, उतनी गहरे तक जमीन तैयार हो चुकी है और स्थिर राज्य की बुनियाद भी उन्होंने तैयार कर रखी है। उन्होंने मुद्रा, रास्ते, रेलवे, डाक आदि मोर्चों पर सुधार किए बगैर दो को आधुनिक संस्कृति में प्रयुक्त साधनों से दूर रखा, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। 24. यह सब सही है, लेकिन सवाल यह है कि यह सब उन्होंने किस चीज के बदले में किया। अंग्रेज प्रशासन के तहत भारतीय जनता एक तरह से बौनी होती जा रही है, उसकी प्रगति रोकी जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। गोखले के शब्दों में कहना हो तो पूरे दिन हमें कुंठाओं से ग्रस्त जीवन बिताना होगा और हम में से जो ऊंचे कद के हैं उन्हें झुककर जीना होगा। स्वयं शासित राष्ट्र में दिखाई देने वाली आत्मसम्मान की भावना किसी भी भारतीय में दिखाई नहीं देती है। जिस नैतिक आधार से स्वराज की मांग की गई है, वह शायद आपको पसंद न आए। इतना ही नहीं, यह देखकर आपको लगेगा कि जैसे कोई शैतान धर्मग्रंथ का जिक्र कर अपना काम करवा ले, उसी तरह ये पूंजीपति, ये सामंती लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। हो सकता है आपको यह सब मजेदार लगे। लोगों की नैतिक शक्ति की ओर देखा जाए तो लगता है कि अंग्रेजों का राज हमें काफी महंगा पड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु इस बिंदु से भी आप शायद सहमत ना हों। आप कहेंगे कि इस देश में शांति और सुरक्षा कायम रखने के बदले में चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े तो भी वह कम ही है। लेकिन शायद आपको भी मान्य हो, पसंद आए ऐसी एक बात इस देश में है और वह है इस देश के लोगों की दरिद्रता। दुनिया के किसी भी हिस्से में भारत की बराबरी कर सके ऐसी गरीबी है क्या? 19वीं शताब्दी के पहले 25 सालों में अंग्रेजों का राज एक सर्वमान्य हकीकत बनी। तब 10 लाख लोगों की जान लेने वाले 5 अकाल आए। अगले 25 सालों में 2 बार अकाल आए और उसमें करीब 4 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। तीसरे 25 सालों में 6 बार अकाल पड़ा और उनमें मरने वालों की संख्या 50 लाख होने के यथार्थ को दर्ज किया गया। और इस 19वीं सदी के आखिरी 25 सालों में हमने क्या पाया? 18 अकाल, और इन अकालों में मरने वालों की संख्या 1 करोड़ 50 लाख से 2 करोड़ 60 लाख तक जा पहुंचा।
और एक साल में सरकार के भिक्षागृह में रखे गए 60 लाख लोगों को इसमें जोड़ा नहीं गया है। सज्जनों, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसका कारण यदि साफ साफ शब्दों में कहना हो तो अंग्रेजों द्वारा इस देश में लागू की गई नीति। वे हमेशा इस देश के व्यापार और कल कारखानों की उन्नति में बाधक बनते रहे हैं। यह केवल तर्क पर आधारित नहीं है। वे चाहते थे कि भारत का राज इस तरह से चलाया जाए कि भारत इंग्लैंड में बनने वाले माल का हमेशा के लिए ग्राहक बना रहे। अंग्रेजों के प्रशासन का यह सुनियोजित सूत्र था। उनकी इसी नीति के कारण भारत युगों युगों तक के लिए दरिद्र देश बना रहा। देश को दरिद्र बनाने की इस विकसित क्रिया के शिकार मुख्य रूप से कौन बने? दलित वर्ग के। जिन किसान लोगों को आज भी 6 महीने भरपेट भोजन नहीं मिलता वही इसके शिकार हुए। उन्हीं की इसमें बलि चढ़ी। उनकी हमेशा की दरिद्रता के कारण उनकी हालत अकाल में बलि चढ़ने लायक तो थी ही। ये यदि आपके अपने लोग हैं, उनसे अगर आपका सचमुच जुड़ाव है, तो आप आंखें मूंदे उदासीन बैठे नहीं रह सकते। सज्जनों, केवल नए रास्ते बनाकर, नई नहरें खुदवाकर, रेल मार्ग बनाकर, डाक से पैसा भिजवाकर, स्थिर मुद्रा लाने से भूगोल और खगोल शास्त्र की नई कल्पनाओं का प्रसार कर या अंतर्गत कलह को रोकने को रेखांकित कर अंग्रेजों के नौकरशाह वर्ग के स्तुति सुमन गाते हुए आप बैठे नहीं रह सकते। सुरक्षा और सुव्यवस्था संभालने के कारण वे तारीफ के भी काबिल हैं। परंतु सज्जनों, दलित और अन्य लोग केवल सुरक्षा और सुव्यवस्था खाकर जिंदा नहीं रह सकते। वे रोटी खाकर जिंदा रहते हैं और हमें यह बात भूलनी नहीं चाहिए। जीवन के कठोर नियमों के कारण दलितों को भी ऐसी सरकार की मांग करना जरूरी हो जाता है कि जो देश में आर्थिक उन्नति लाए और उसके द्वारा भौतिक जीवन में उन्नति आए। लोगों की दरिद्रता के पीछे कारण है उत्पादन में कमी। आप में से कोई यह ठोस मुद्दा उपस्थित कर कह सकता है कि जितना भी उत्पादन आता है उसका सही बंटवारा नहीं होता। मैं पहले ही इस बात को मान लेता हूं कि इस देश की गरीब मजदूर जनता से बड़े जमींदार और पूंजीपति जबरदस्ती जो पैसा वसूलते हैं, उस और गंभीरता से ध्यान देने पर साल भर अंग्रेजों की जो प्रशंसा की जानी है उस पर पानी फिर जाता है। हालांकि एक बात मेरी समझ में नहीं आ सकती कि लूटने वाले, शोषण करने वाले पूंजीपति और जमींदारों तरह से अंग्रेज सरकार लोगों की रक्षा करे, यह उम्मीद कोई कैसे लगा सकता है। एक बात हमें ध्यान में रखनी ही होगी कि प्रो डायसी के बताए अनुसार किसी भी सरकार पर फिर वह कितनी भी शक्तिशाली ही क्यों न हो, 2 बातों की सीमा होती है। पहली सीमा आंतरिक होती है और वह राज्यकर्ताओं के स्वभाव, उद्देश्य और हित संबंधों पर निर्भर होती है। और अंग्रेज सरकार अगर भारतीय समाज में प्रचलित शक्तियों को बढ़ावा नहीं देती है तो यह उनके उद्देश्यों और हित संबंधों के खिलाफ है। इसलिए शिक्षा के बारे में वे उदासीन हैं और स्वदेशी के खिलाफ हैं, तो इसलिए नहीं कि वे उसका समर्थन नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि ऐसा करना उनके उद्देश्यों के दायरे में फिट नहीं बैठता। राज्यकर्ताओं पर दूसरी जिस बात की पाबंदी होती है वह है बाहर से विरोध होने का उसे लगने वाला डर। भारतीय समाज के जीवन मूल्य नष्ट करने वाले सामाजिक दोषों की गंभीरता क्या अंग्रेज राज्यकर्ता नहीं जानते? भारत के जमींदार जनता को निचोड़कर शुष्क बनाते जा रहे हैं, क्या सरकार यह बात नहीं जानती? भारत के पूंजीपति मजदूर वर्ग को जीवन निर्वाह के लिए जरूरी मजदूरी और सहूलियतें नहीं देते, क्या सरकार यह भी नहीं जानती? सरकार को इन सभी बातों का पता है, लेकिन आज तक सरकार ने उन्हें छूने तक का साहस नहीं किया है। क्यों? उन्हें नष्ट करने का अधिकार उसके पास नहीं था क्या इसलिए? बिल्कुल नहीं। उसने अगर भारत का सामाजिक यथार्थ और आर्थिक जीवन यदि नष्ट किया या उसे सुधारने की कोशिश की तो उसे विरोध का सामना करना होगा, यह डर उसे था। ऐसी सरकार किसके और कैसे काम आने वाली है? इस प्रकार मुख्य 2 मामलों में लंगड़ी सरकार के आधिपत्य में जाहिर है कि जीवन जैसा था वैसा ही रहेगा। देश के हित के लिए अपनी अविभक्त निष्ठा ढो सकने वाले अधिकारी सरकार प्रशासन में हो, ऐसी सरकार हम चाहते हैं, जिनमें शामिल व्यक्तियों को आज्ञापालन की सीमा कहां खत्म होती है और कहां से प्रतिकार शुरू होता है, इसका एहसास होते हुए भी जो अत्यंत आवश्यक होने वाले न्याय, आर्थिक और सामाजिक सुधार लागू करने से हिचकिचाएंगे नहीं। इस भूमिका को अंग्रेज सरकार कभी भी निभा नहीं सकती। लोगों द्वारा और लोगों के लिए चलाई जाने वाली सरकार, यानी दूसरे शब्दों में बताना हो तो स्वकीयों की सरकार के लिए ही यह संभव हो सकता है। 25. आपके सीमित उद्देश्य के लिए ही सही इस प्रश्न के बारे में गौर से सोचिए। अंग्रेजों के आने से पहले अस्पृश्यता के कारण आपकी हालत बेहद दयनीय थी। आपकी अस्पृश्यता को मिटाने के लिए अंग्रेज सरकार ने क्या किया है? अंग्रेजों के आने से पहले आप लोग गांव के कुएं से पानी नहीं भर सकते थे। आपको अपना वाजिब अधिकार दिलाने के लिए क्या अंग्रेज सरकार ने कोई कोशिश की है?
अंग्रेजों के आने से पहले आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। क्या अब आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं? अंग्रेजों के आने से पहले आप पुलिस की नौकरी में शामिल नहीं हो सकते थे। क्या अब हो सकते हैं? क्या अंग्रेज सरकार आपको पुलिस की नौकरी में शामिल करती है? अंग्रेजों के आने से पहले आपको सेना में भर्ती होने की इजाजत नहीं थी। क्या अब यह सुविधा आपके लिए उपलब्ध है? सज्जनों, इनमें से किसी भी सवाल का आप हामी भरकर जवाब नहीं दे सकते। जिन्होंने इस देश पर इतने लंबे अरसे तक राज किया, वे कोई न कोई अच्छी बात हमारे लिए जरूर करते। लेकिन आपकी हालत में नियम से किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं आया है। जिस मामले से आपका ताल्लुक है, उन सभी बातों को अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी, धूर्तता से यथास्थिति बनाए रखी। एक बार किसी चीनी दर्जी के पास नया कोट बनवाने के लिए दिया गया। नमूने के लिए साथ में एक पुराना कोट भी दिया। उसने बड़े गर्व के साथ बिल्कुल हुबहू कोट सिल कर दिया, थिक गर्द, थैगलियों, कटे फटे हिस्से समेत। ब्रिटिशों के राज में भी आपके समाज की रचना में जो दोष थे, वर्ण व्यवस्था की जो थैगलियां थीं, वे उन्होंने ठीक करने के बजाय जैसी थी वैसे ही रखी। और इससे भी आगे जाकर मैं यह कहूंगा कि अंग्रेजों की पूरी शक्ति और सिद्धांतों के बारे में सोचकर लगता है कि आपके दुख दर्द, आपकी पीड़ा, आपकी शिकायतें दूर करने और यहाँ की समाज रचना में बदलाव करने की क्षमता और कुवत ही अंग्रेज सरकार के पास नहीं है। और जब तक आपके हाथ में सत्ता नहीं आती, तब तक आप अपने दुख का निवारण नहीं कर सकते। जब तक यहाँ इस देश में अंग्रेजों का राज है, वह जब तक जस का तस कायम रहेगा, तब तक आपके हाथ में सत्ता की हिस्सेदारी नहीं आएगी। केवल स्वराज्य द्वारा संवैधानिक अधिकार मिलने की स्थिति में ही आपके हाथ सत्ता आने की संभावना है, जिसके सहारे आप अपने लोगों को मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। मैं जानता हूं कि अपने देश के बहुसंख्य लोगों के हाथों में स्थित स्वराज यानी लगभग भूतों का बाजार है। दलितों पर हमारे देश के लोगों ने जो अन्याय, अत्याचार और जोर जबरदस्ती पेशवा के युग में की, वह भी मुझे पता है। मुझे डर लगता है कि कहीं आगामी स्वराज में भी हम पर इसी प्रकार अत्याचार न होते रहें। लेकिन सज्जनों, अगर कुछ समय के लिए आप भूतकाल को भूल जाएं और भावी स्वराज के कुछ वर्गों से आम जनता की रक्षा करने वाले संविधान प्रदत्त प्रावधानों के बारे में यदि आप सोचें, तो भावी स्वराज में भूतों का बाजार दिखाई देने के बजाय आपको अपने हाथ में सत्ता आने की संभावना दिखाई देगी। और अन्य लोगों के साथ आप भी इस देश के सार्वभौम राज्यकर्ता बनेंगे। भूतकाल का भूत आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने निर्णय पर आप किसी भी डर का अथवा उपकार का असर होने ना दें। अपने कल्याण के बारे में सोचें, इस तरह मुझे यकीन है कि आप मान्य करोगे कि स्वराज ही आपका सही ध्येय है। 26। यदि यह वैचारिक सोच आपको सही लगे तो भारत के आगामी सरकार के बारे में साइमन कमीशन की योजना को आप मान्यता नहीं दे सकते। कमीशन की रिपोर्ट के विस्तारपूर्वक विवेचन, विश्लेषण में मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसके लिए पर्याप्त समय नहीं है। साइमन कमीशन द्वारा सुझाई योजना में देश की सरकार का कितना उत्तरदायित्व है, इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाकर ही मैं संतुष्ट हूं। केंद्र सरकार के कार्यकारी मंडल के मंत्रिमंडल की स्थिति में साइमन कमीशन ने कोई भी आमूलाग्र बदलाव नहीं सुझाया है। यह कार्यकारी मंडल जैसे अभी गैर जिम्मेदार है, वैसे ही आगे भी बना रहेगा। प्रांत का कार्यकारी मंडल विधानसभा को जवाबदेह बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसे गवर्नर की सत्ता के बंधनों में जकड़ा गया है। आपातकालीन स्थिति में विधानसभा के लिए उत्तरदायी न होने वाले कार्यकारी मंडल की नियुक्ति करने का अधिकार गवर्नर को दिया गया है, और इस तरह कोई भी विभाग गवर्नर अपने हाथ में ले सकते हैं। सज्जनों, साइमन कमीशन की इस योजना पर मैं केवल एक ही राय व्यक्त कर सकता हूं। इस समस्या की तरफ देखने के दो मार्ग हैं। पहला यह कि भारत की केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा कार्यकारी मंडल को कितने अधिकार दिए जाने चाहिए। दूसरी बात यह कि कार्यकारी मंडल को केंद्रीय और प्रांतिक विधानसभाओं की तुलना में किस अनुपात में अधिकार दिए जाने चाहिए। इन दो में से साइमन कमीशन ने पहले मार्ग का चयन किया है। ऐसा अगर है तो हर किसी बात में यह उत्तरदायित्व लागू किया जाना चाहिए था। प्रांतिक कार्यकारी मंडल को पूरी तरह उत्तरदायी क्यों नहीं बनाया गया, इसका कोई ठोस कारण मुझे दिखाई नहीं देता। और मिलिट्री और विदेश व्यवहार अगर छोड़ दें, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी उत्तरदायी बनाना कठिन नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। 27। हम में से कुछ लोग कहेंगे दिल्ली अभी बहुत दूर है। फिलहाल तो दलित वर्ग अपने तक केवल प्रांतिक राज्य सरकार तक की सीमा तय कर लें। ऐसे लोगों को मैं सुझाव देना चाहता हूं कि वे अपने प्रांतीय अथवा केंद्रीय मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व के बारे में अपनी राय बनाते हुए दो बातें ध्यान में रखें।
पहली बात यह कि दलित लोगों के साथ साथ अन्य लोगों का भविष्य, उनका कल्याण भी अधिक व्यापक रूप से और घनिष्ठता से प्रांतिक सरकार से कहीं अधिक देश की केंद्रीय सरकार पर निर्भर होता है। और इसीलिए केंद्रीय सरकार की यह चक्की कैसे चलेगी, आसानी से चलेगी भी कि नहीं, इसी पर पूरे देश की प्रगति निर्भर करती है। विधानसभा के बारे में उसे कितनी सहानुभूति है, इसी बात पर उसकी पीसने की क्षमता निर्भर करेगी। इस दृष्टिकोण से देखने के बाद पता चलेगा कि यदि आप देश की जनता की नैतिक और भौतिक समृद्धि चाहते हैं, तो आप केंद्र सरकार के उत्तरदायित्व के प्रति उदासीन नहीं रह सकते। लेकिन इस निर्णय को सूचित करने के पीछे एक और नजरिया है। सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने के बारे में प्रांतिक सरकार हमेशा केंद्र सरकार की जिम्मेदार प्रतिनिधि के तौर पर रहेगी। इन दोनों को अगर एक दूसरे की सहायता से काम करना हो तो इन दोनों को एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। प्रांतिक या राज्य सरकार का कार्यकारी मंडल प्रांतीय विधानसभा के प्रति जवाबदेह होने के कारण वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा, क्योंकि इस केंद्रीय मंत्रिमंडल की योजना में केंद्रीय विधानसभा की जगह देश के सचिव को जवाबदेह बनाया गया है। और इस तरह सुचारू तालमेल के अभाव में आपात स्थिति में देश का प्रशासन पूरी तरह दुर्बल साबित होने की संभावना है। इसलिए आपको चाहे पसंद हो या नापसंद हो, आप प्रांतीय मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व ऐसे हालात में केंद्रीय मंत्रिमंडल को नहीं सौंप सकते। जब दलित वर्ग और असहकारिता 28 सज्जनों, हम जब आरक्षित स्थानों के साथ साथ उपनिवेश में स्वराज्य का समर्थन कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी जी ने पिछले मार्च महीने से इस देश में जो असहयोग आंदोलन शुरू किया है उसमें शामिल होना क्या हमारा कर्तव्य है? इस प्रश्न के संदर्भ में आपको अपनी भूमिका स्पष्ट करनी होगी। मैं मानता हूं कि सभी उदारमतवादी लोगों ने दोष दिया है कि यह असहयोग आंदोलन गैर कानूनी है, लेकिन मुझे यह तर्क युक्तिवाद पसंद नहीं है। यदि पुरातनपंथी लोग आपसे यह कहें कि आपका मंदिर प्रवेश का आंदोलन गैर कानूनी है, तो आप क्या जवाब दोगे? इस प्रकार सीधे सीधे कार्रवाई करने के बजाय क्या पुरातनपंथी लोगों से विनती, अपील करना कानून के अनुसार होगा, या फिर कानून को ही बदलना कानूनन सही होगा? पुरातनपंथी लोगों के साथ छेड़ी गई आपकी आज़ादी की लड़ाई में आपके साधनों पर इस तरह के प्रतिबंध लगाना क्या आपको सही लगता है? मुझे लगता है कि अगर कोई स्वीकृत संवैधानिक मार्ग पहले से तैयार हो तो आप कानूनी मार्ग को अपनाने का आग्रह कर सकते हैं। लेकिन जहां इस तरह संविधान में कोई प्रावधान ना हो, वहां कानूनी मार्ग का उपदेश सुनने के लिए बहुत कम लोग तैयार होंगे। अंग्रेजों के लिए भी यह विचार नया नहीं है। अल्स्टर आंदोलन क्या असहयोग आंदोलन नहीं था? और क्या कई श्रेष्ठ अंग्रेज राजनीतिज्ञों ने उसका समर्थन नहीं किया था? यहाँ केवल यही प्रश्न महत्वपूर्ण है कि अपने हित संबंधों के नजरिए से वह समयोचित है या नहीं। असहयोग के इस आंदोलन का मैं इसलिए विरोध करता हूँ क्योंकि वह कतई समयोचित नहीं है। इस बारे में मुझे पूरा यकीन हो गया है। मेरे अलावा भी अन्य कई लोगों की यह राय है कि साम्राज्यवाद में दोष होंगे, लेकिन अंग्रेज साम्राज्य ने भारतीय लोगों की प्रगति के द्वार खुले रखे हैं। यह बात महात्मा गांधी को भी स्वीकार्य है, जो यह कहते हैं कि भारत में प्रस्थापित सरकार का विश्वासघात न करना मेरा अनिवार्य कर्तव्य है। अंग्रेजों के साम्राज्य की इस तरह की केवल मानसिकता थी, ऐसा नहीं है। भारत के स्वयं शासन की प्रगति के लिए प्रांतीय सत्ता की जिम्मेदारी लोगों को सौंपकर अपना उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप में कार्यान्वित करने की कोशिश भी उसने 1920 में की है। हो सकता है कुछ कमी रह गई हो जिस कारण हम उसे आदर्श नहीं कह सकते। शायद अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ने की उसकी गति धीमी हो, लेकिन जो नीति तय की गई थी, अंग्रेज सरकार उसके खिलाफ रही हो, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? योग्य उद्देश्य के खिलाफ अगर उनका बर्ताव रहा हो तो असहयोग आंदोलन छेड़ने का यह सही वक्त है, इस बात को हर कोई समझ जाता। लेकिन बात ऐसी नहीं है। वायसराय की घोषणा के द्वारा अंग्रेजों ने अपना उद्देश्य साम्राज्य के तहत स्वराज देने की बात को एक बार फिर साफ साफ शब्दों में दोहराया है। और उस उद्देश्य का प्रत्यक्षीकरण जल्द से जल्द हो, इसलिए भारतीय लोगों को गोलमेज सम्मेलन में बात करने का मौका देकर स्वराज के बारे में चर्चा करने का मार्ग खोल दिया है। साम्राज्य के तहत स्वराज की मांग करने वालों के अनुसार इसमें कई सारी त्रुटियां हो सकती हैं, यह सच है। लेकिन गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने से कांग्रेस ने इनकार किया, इसके पीछे यह वजह नहीं थी। वायसराय के साथ या अंग्रेज मंत्रिमंडल के साथ किसी आश्वासन के लिए या किसी करार के लिए या अन्य किसी उद्देश्य के लिए लड़ना भले सही हो, लेकिन उसका कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि इस तरह का अनुबंध बनना भारतीयों की एकत्रित आवाज पर ही निर्भर करता है। और उपनिवेश के स्वराज के लिए हम सभी भारतीयों की आवाज को अगर जोड़ सकते हैं तो निश्चित तौर पर ब्रिटिश पार्लियामेंट पर उसका असर होगा।
जो भी हो, लेकिन कांग्रेस अगर गोलमेज परिषद में जाना स्वीकारती तो उसमें किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं था। इस कोशिश में अगर सफलता नहीं भी मिलती तब भी कांग्रेस को अपना असहयोग का कार्यक्रम 1 साल के लिए आगे डालना पड़ता, और उसमें भी उसका कोई नुकसान नहीं होता, उल्टे फायदा ही होता। गलत वजह के लिए हो या सही वजह के लिए हो, आज अंग्रेज सरकार पर जिनकी श्रद्धा है उनका भ्रम तो कम से कम दूर होता। इन सभी बातों पर गौर करते हुए ऐसे समय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देना चाहिए, और कोई भी बता सकता है कि गोलमेज सम्मेलन द्वारा उपलब्ध कराया गया शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करने का मौका मनाकर कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की। 29 इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का मैं समर्थन नहीं कर सकता। इसकी एक और वजह है। मेरी राय में यह आंदोलन हमारे हित संबंधों के, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जनता का आंदोलन है। जबरदस्ती इस आंदोलन का मुख्य सिद्धांत है। गैर जिम्मेदाराना भगदड़ मचाने अथवा अफरा तफरी के इस तरीके को बहुत बड़े पैमाने पर शुरू किया जाए तो उसे क्रांति का रूप धारण करने में देर नहीं लगेगी। कोई क्रांति फिर वह रक्तरंजित हो या रक्तविहीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सफलता के नजरिए से बेहद अनिश्चित होने के कारण इस पद्धति में अफरा तफरी मचने की और भयंकर प्रसंग निर्माण होने की संभावना ज्यादा होती है। फ्रेंच क्रांति का उदाहरण हमारे सामने है ही। तो उसका प्रकट उद्देश्य जनतंत्र की स्थापना था, लेकिन आखिर उसका असर अनिर्बंध तानाशाही के निर्माण में हुआ। कई बार क्रांति अनिवार्य होती है। जिस तरह विजय के कारण किसी राष्ट्र से या किसी वंश से दूसरे के हाथ में सत्ता जाती है, उसी प्रकार विद्रोह के कारण भी सत्ता एक पक्ष के हाथों से दूसरे पक्ष के हाथों में चली जाती है। लेकिन इस तरह का बदलाव अंदर से खोखला होता है। मुझे यकीन है कि हमें उससे संतुष्ट होना संभव नहीं। भारतीय समाज में आज जो शक्तियां कार्यरत हैं उनमें राजनीतिक सत्ता के बंटवारे द्वारा ही अपेक्षानुकूल असली बदलाव पैदा हो सकता है। हम इस तरह का सत्तांतर चाहते हैं। ऐसे सत्तांतर के लिए सुलह की जरूरत है। ऐसी सुलह होने पर तथा उस पर प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई होने पर ही दलित वर्ग का भविष्य पूरी तरह निर्भर है। भारत की असली समस्या केवल सरकार की स्थापना करना न होकर या सिर्फ आजादी पाना न होकर सही मायने में स्वतंत्र शासन सत्ता स्थापन करने की है। और एडमंड बर्फ की भाषा में फिर से बताना होगा तो सच्ची सरकार की स्थापना करने के लिए बेहद अक्लमंद नजरिए की जरूरत होती है। शासन सत्ता की जगहें निश्चित कीजिए, लोगों को आज्ञाकारी होने की शिक्षा दें, और फिर समझ लें कि आपका काम पूरा हुआ। सिर्फ आजादी देना आसान काम है, तो उसका मार्गदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जरूरत होती है तो उसके केवल शासन या सत्ता छोड़ देने से काम बन जाता है। लेकिन असल स्वतंत्र सरकार बनाना यानी स्वतंत्रता के लिए उत्सुक सभी विरोधी शक्तियों को समक्ष बुलाकर एक झंडे के तले लाना, एक राष्ट्रीयता के धागे में उन्हें बांधना, यह कितना कठिन कार्य है और उसके लिए गंभीर चिंतन की जरूरत होती है। और यह सवाल सही सुलह का है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे भगदड़ भरे तरीके से उसे पाना संभव नहीं, इसका मुझे यकीन है। 30 सज्जनों, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को इन्हीं वजहों से दलित वर्ग द्वारा समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। गोलमेज सम्मेलन द्वारा उपलब्ध होने जा रहे शांतिपूर्ण तरीके से ही उनका काम अधिक आसान होगा। इसलिए आपको आग्रहपूर्वक कहना चाहिए कि इस गोलमेज सम्मेलन के लिए हमारे बेहद भरोसेमंद और श्रेष्ठ योग्यता वाले कुछ लोगों को लिया जाए। दलित वर्ग का संगठन। 31 मेरे अनेक मित्रों का कहना है कि हमारी इस स्थितप्रज्ञ नीति के कारण दलित वर्ग का बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनकी राय है कि दलित वर्ग को अंग्रेज सरकार के साथ या इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़कर रहना चाहिए। मैंने उनकी इस सलाह पर कई बार सोचा तो मुझे यकीन हुआ कि इन दोनों से अलग रहने में ही दलित वर्ग की सुरक्षा है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, मैं साम्राज्यांतर्गत स्वराज का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अंग्रेज सरकार हमारी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कभी भी समर्थ नहीं थी। लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के कारण ही अपना सवाल हल होने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी समस्या हल होने की दिशा में हमारी प्रगति हो रही है, यह मैं बिना सोचे समझे कैसे कह सकता हूँ। कहा जाता है कि कांग्रेस अस्पृश्यता पालन को मान्यता नहीं देती। सारी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली केवल यही एकमात्र संस्था है। इसमें कोई शक नहीं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अस्पृश्यता के रिवाज का निषेध करने वाला प्रस्ताव पारित किया है। लेकिन उस पर अमल करने के लिए कांग्रेस ने प्रचार प्रसार के लिए अपने सदस्यों पर खादी के इस्तेमाल की शर्त लगाई है। लेकिन अस्पृश्यता का पालन न करने की शर्त कांग्रेस ने अपने सदस्यों के लिए क्यों नहीं रखी? इस तरह के बंधन पर आसानी से अमल किया जा सकता था।
स्पृश्य सदस्य अपने अपने घर में अस्पृश्य नौकर रखकर या किसी अस्पृश्य छात्र को अपने घर में रख उसे पढ़ाई करने की सुविधा देकर इस शर्त का पालन आसानी से किया जा सकता था। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता निवारण के लिए जो उपाय किए उसके क्या फिर भी कोई परिणाम दिखाई देते हैं? उनका भले ही बहुत बड़ा नैतिक समर्थन हो, उनके व्यक्तिगत प्रभाव और उनके विशिष्टतापूर्ण साधनों पर ध्यान दे तो उन्होंने अस्पृश्यता के निवारण का अपना उद्देश्य साकार करने के लिए बहुत ही कम प्रयास किए हैं। हर वर्ष सूत काटने के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए वे चक्कर काटते हैं। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ क्या कभी ऐसी मुहिम छेड़ी है? चरखे पर अपना जितना समय व्यतीत किया उसका 1% हिस्सा भी इस काम के लिए खर्च नहीं किया। हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता प्रस्थापित करने के लिए 3 हफ्तों तक उन्होंने अनशन रखा था। यह बात आप सब लोग जानते ही हो। किंतु स्पृश्यों के मन में अस्पृश्यों के लिए अधिक दयाभाव निर्माण हो इसके लिए गांधी जी ने क्या एक दिन का भी अनशन कभी रखा है? ये बातें अगर की जाती तो कोई भी कांग्रेस के मंच को स्वीकार करता। लेकिन अस्पृश्यता का कलंक दूर करने के लिए कांग्रेस ने ईमानदार कोशिश की नहीं। और हम सब यह भी जानते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद ने कांग्रेस का त्याग इसी कारण किया कि कांग्रेस इस मामले में दिखावे के अलावा और कुछ नहीं कर रही और न ही करने के लिए तैयार है। कांग्रेस ने जो प्रस्ताव रखा है उस आधार पर अगर कोई कांग्रेस के अंतर के बारे में निर्णय लेना चाहे तो यह प्रकट हो जाएगा कि कांग्रेस आम लोगों के लिए है या नहीं। इस बारे में निर्णय लेते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के आर्थिक प्रस्तावों में उच्च वर्ग और मध्य वर्ग के हित संबंधों के बारे में ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो उसके व्यापार से संबंधित प्रस्ताव का ताल्लुक केवल व्यापार और उद्यमियों से ही होता है। तो उसमें मेहनत करने वालों की कोई जगह नहीं। जो संगठन केवल 1/4 या 1/6 लोगों के लिए ही काम करते हैं, उन्हें यह दावा करना छोड़ देना चाहिए कि वह संपूर्ण जनता का प्रतिनिधि संगठन है। नमक के सत्याग्रह का समावेश कांग्रेस के कार्यक्रम के साथ जोड़ देने से उसके बुनियादी चेहरे में कोई फर्क नहीं आने वाला। नमक पर लगाए गए कर विरोध में जिस तरह जोरदार निंदा की जा रही है, वह राजनीतिक आंदोलन का ही एक हिस्सा है। लेकिन जिस तरह हलवा खाए बगैर हलवे के स्वाद का पता नहीं चलता, उसी तरह नमक सत्याग्रह आंदोलन में भी आम जनता को चली न जाए इसके लिए क्या उच्च वर्ग के कंधों के सहारे खड़ा किया जाएगा। और इसी एक बात से इस आंदोलन की सफलता निर्भर करती है। तो उसके पीछे ईमानदार उद्देश्य है या नहीं उसे केवल आने वाला समय ही स्पष्ट कर पाएगा। लेकिन मुझे इस बारे में कोई आशंका नहीं कि जब जब निर्णय लेने की घड़ी आती है तब तब कांग्रेस के लोग आम जनता की ओर आंख मूंद कर केवल उच्च वर्ण का ही पक्ष लेते हैं। इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है। आम जनता के प्रति कांग्रेस का उदासीन और बेफिक्र रहना मानो एक प्रकार से अनिवार्य ही है, क्योंकि वह राष्ट्रवादी लोगों का नेतृत्व करती है और वह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। इसलिए वहां नीति और कार्यक्रम काफी व्यापक होना जरूरी है। सब जानते हैं कि किसी संगठन पर सबके हित संबंधों की अनेकविध जिम्मेदारियां थोपी गई तो सबके नाम पर वह केवल कुछ एक लोगों का ही हित साध सकती है। और हित संबंधों में अगर कोई विरोध पैदा हुआ तो दुर्बल लोगों को आंधी के हवाले कर दिया जाता है। ऐसे में मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि हम यह उम्मीद कांग्रेस से कैसे लगा सकते हैं कि वह हमारे लिए काम की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी, और जब हमारे प्रतिपक्ष के साथ विरोध पैदा होगा उस समय जो कि तय है, हम यह उम्मीद भी कैसे करें कि वह हमारा पक्ष लेकर लड़ेगी। 32 हम में से जो कांग्रेस की सेवा करने के लिए व्याकुल हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि स्वराज प्राप्ति के बाद इस सेवा के बदले में कांग्रेस हमारी अस्पृश्यता को नष्ट करेगी, और हमने यदि अभी उसकी सेवा नहीं की तो बाद में वह हमें गुलाम ही बनाकर रखेगी। मुफ्त की मदद का कोई मुआवजा नहीं इस गुनाह के लिए। इसलिए उपरोक्त सोच के बारे में अपनी राय व्यक्त करना जरूरी नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात साफ करना जरूरी है, वह यह है कि अब आप भले ही कांग्रेस की जितनी भी सेवा कर लीजिए, लेकिन स्वराज प्राप्ति के बाद आप इस कांग्रेस को कहीं नहीं पाएंगे। उस समय आपको अपनी ही शक्ति पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस अपने उद्देश्य को पा लेने के बाद स्वराज के आगमन के साथ ही वह हवा में गुम हो जाएगी। और हैमिल्टन के शब्दों में बताना हो तो हमें यहाँ की पशु समान जनता के भयानक द्वेष और विकराल वासनाओं के साथ दो हाथ करने पड़ेंगे। मुझे तो यह डर भी लगता है कि जिनके नाम से हमें अपनी सारी कोशिशें छोड़ देने के लिए कहा जाता है, उस महात्मा गांधी को भी अगर आम आदमी की तरह और थोड़ी लंबी जिंदगी मिले और स्वराज के समय में अगर वे जीवित रहे तो वे भी इस भयानक जानवर से हमारी रक्षा करने में असमर्थ साबित होंगे। 33 मैं जो सोच रहा हूं यदि वह सही हो तो खुद के लिए अपनी राह ढूंढ लेना चाहिए, ऐसा निष्कर्ष इसमें से निकलता है। मैं यह जानता हूं कि इस तरह की राह चुनने से जो डर रहे हैं उनके डर की वजह मैं समझ सकता हूं।
कांग्रेस और सरकार इन दोनों से अलग भूमिका का चयन करने पर उन्हें अपने साथ धोखा होने की आशंका है। यह अपनी दुर्बलता को कबूलना ही है, और यह सुखद नहीं होगा कि सत्ता के सहारे के बिना दलित वर्ग अपनी अलग भूमिका बना ले। मैं यह बात मानता हूँ, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि सरकार अथवा कांग्रेस इनमें से किसी पर भी निर्भर ना रहने से हमें क्या लाभ मिलेगा। केवल कोई पार्टी ताकतवर है, इसके लिए अपनी वहां इज्जत है अथवा नहीं, इस बात की फिक्र किए बगैर जुड़े रहना भिखारियों का मार्ग है। शर्मनाक शरणागति है वह, कोई सभ्य व्यक्ति इसे सह नहीं पाएगा। अन्य लोग ध्यान में रखा करें कि इस तरह की ताकत दलित वर्ग कैसे प्राप्त करें, और ताकत के बल पर वे अपना कल्याण कैसे साध लें, यही आज उनके सामने सवाल खड़ा है। दलित वर्ग के आंदोलन में दो गंभीर बातों की कमी है, ऐसा दिखाई देता है। पहली बात यह कि दलित वर्ग की अपनी कोई जनमत नहीं है, और दूसरी बात यह कि सभी दलित लोग एक जगह बैठकर आपस में सलाह मशविरा करें, इसका कोई भी साधन उनके पास नहीं है। अपने डेक जैसे थे वैसे ही रहे। इसकी वजह यह है कि हम युगों युगों से गूंगे बनकर जिए हैं। अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को हमने व्यक्त नहीं होने दिया। न्याय के नजरिए से देखें तो हम सरकार को या सुधारकों को भी दोष नहीं दे सकते। हमें यह बात माननी ही होगी कि जानबूझकर हमने अपने को इस हालत में रखा और उन्हें अपनी हालत के बारे में किसी भी तरह एहसास कराए बगैर या उनकी कोशिशों का समर्थन किए बगैर उन्हें दोष दे रहे हैं। अपनी सभाओं में पारित किए हुए प्रस्ताव के रूप में सरकार के सामने हमने जो मांगें रखी हैं, उन पर सरकार की ओर से अन्य समुदायों की मांगों की तरह गंभीरता से विचार क्यों नहीं किया जाता, इस बारे में मैं चिंतित होकर सोचता आया हूं। इससे मुझे यकीन हो गया है कि हम केवल अपने प्रांत तक ही आंदोलन छेड़ सकते हैं। किसी एक प्रांत में चलाए जा रहे आंदोलन को दूसरे प्रांत में समर्थन नहीं मिलता, लेकिन इस प्रकार का आंदोलन अगर पूरे देश के केंद्रीय संगठन द्वारा छेड़ा जाता तो निश्चित तौर पर उसे पूरे देश का समर्थन प्राप्त होता। मुझे लगता है कि इस मामले में दलित वर्ग के जागृत होने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि दलित वर्ग को जागृत होना चाहिए और अखिल भारतीय स्तर का एक संगठन खड़ा कर उसके द्वारा अपना आंदोलन संचालित करें। अब इसके लिए सही मौका मिल रहा है। पिछले 2-3 सालों से ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन नाम की एक संस्था बनी हुई है, लेकिन इस संस्था के अब तक केवल पदाधिकारी ही हैं, उनके सदस्य कोई नहीं हुए। यह तो एक खुला राज है। मेरे प्रांत में ठीक ऐसे ही हाल हैं। इस प्रकार झूठी और काल्पनिक संस्था दलित वर्ग की कोई सेवा नहीं कर सकती। आप लोगों को सचमुच एक जीवंत संस्था की स्थापना करनी चाहिए। आपको सचमुच एक जीवंत संस्था की स्थापना करनी होगी। उसके कार्यकर्ताओं का जाल पूरे देश में फैलाना होगा। कई कार्यकर्ताओं को उससे जोड़ना होगा और उसके द्वारा दलितों की भावनाएं आपको व्यक्त करनी होंगी। मेरे कहे अनुसार इस तरह का कोई संगठन खड़ा करने के लिए, उसका संविधान बनाने के लिए इसी सभा में अगर एक छो कमेटी का गठन करेंगे तो बेहतर रहेगा। हमारी यह बहुत बड़ी कमी है जिसे जितनी जल्दी हो सके हमें पूरी करनी होगी। दलित वर्ग की उन्नति। 34 सज्जनों, हमें राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनी होगी। इसीलिए इस विषय पर मैंने लंबे समय तक भाषण देकर आपको आग्रहपूर्वक अपने मन की बात बताई। लेकिन एक और बात भी बता दूं कि दलित वर्ग के सभी रोगों पर केवल राजनीतिक सत्ता की औषधि ही काम नहीं आ सकती। दलित वर्ग की मुक्ति सामाजिक उन्नति में है। दलित वर्ग को चाहिए कि वे अपने बुरे रीति रिवाजों का त्याग करें। जीवनयापन के उनके जो बुरे मार्ग हैं उन्हें उनका त्याग करना होगा। जीवन जीने के तरीके में बदलाव करने से आपका रहन सहन बेहतर होना चाहिए। इतना कि औरों के मन में आपके बारे में आदर की भावना पैदा हो और उन्हें आपसे मित्रता करने की इच्छा हो। आपको सुशिक्षित होना होगा। सिर्फ लिखने पढ़ने का ज्ञान काफी नहीं होगा। हम में से कुछ लोगों को शिक्षा के आखिरी पायदान तक पहुंचना होगा। उनके साथ आगे बढ़कर पूरे समाज का दर्जा ऊंचा होगा। रखा जिस तरह अनंत ने रहे आजम उसी तरह, इस उक्ति की तरह भगवान जिस हाल में रखेंगे वैसे ही रहने की मानसिकता को त्यागना होगा और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि जो उपलब्ध है उसमें संतुष्ट न रहने की मानसिकता के कारण ही समाज की उन्नति होती है। आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि दलित वर्ग में उत्साह का निर्माण करना होगा। उनके मन का डर खत्म होगा और अन्य लोगों की तरह ही वे भी अपने मानवीय अधिकारों का इस्तेमाल करने लगेंगे। यह हमारे हाथ में केवल राजनीतिक सत्ता के आने भर से नहीं होगा। हमें यह जानना होगा कि अपना उद्देश्य हासिल करने का वह एक साधन है। मैं यह चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि दलित वर्ग के केवल कुछ लोगों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिलने से दलित लोगों की यातनाएं खत्म होंगी, ऐसी गलतफहमी कुछ लोगों को हो रही है। असल में यह काम सामाजिक उन्नति से ही हो सकता है।
स्व गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया या स्व लाला लाजपत राय की सर्वेंट्स ऑफ पीपल संस्था की तरह दलित वर्ग की एक संस्था स्थापन कर उस पर यह जिम्मेदारी सौंपनी होगी। उपसंहार 35। सज्जनों, जरूरत से बहुत लंबा भाषण देकर मैंने आपको परेशान किया है, मुझे इस बात का खेद है। किंतु संक्षिप्तता हमेशा अपेक्षित होती है, लेकिन जहां राजनीति के बारे में कुछ भी न जानने वाले लोग जहां पहली ही बार इकट्ठा हुए हों, ऐसी जगह आपके सामने उपस्थित समस्या के हर पहलू पर मैं सोचना चाहता था। आपका जहां तक संभव हो अधिक से अधिक मार्गदर्शन मैं करना चाहता था। इसलिए इस लंबे भाषण के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, ऐसा मुझे लगता है। उम्मीद करता हूं कि हमारी यह सभा आखिरी सभा साबित ना होकर वह हमारे भव्य आंदोलन की यह केवल एक शुरुआत हो और उसके द्वारा हमारे लोगों को मुक्ति प्राप्त हो और इस देश में हर व्यक्ति यह एक मूल्य राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मूल्य माना जाए ऐसे समाज का निर्माण का वह कारण बने। आपने मेरा जो सम्मान किया है और मेरा भाषण सुन लिया, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं।